तो ये है योगी, जो है तो एक डीमन पर इसका सोल है एक ह्यूमन का, क्योंकि ये इस दुनिया में डीमन बन के रीइंकार्नेट हुआ है। ये एक डीमन लॉर्ड का गार्ड है, पर इस बंदे को हल्के में मत लो। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये अकेला डीमन लॉर्ड को डिफीट कर सकता है, पर वो ऐसा क्यों नहीं करता वो तो आगे ही पता चलेगा। तो एनिमे के स्टार्टिंग में एक हीरो की टोली बहुत मेहनत के बाद फाइनली डीमन लॉर्ड के किले के पास पहुंच जाती है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का लोकेशन ढूंढ लिया था। ग्रुप की मेज, जिसका नाम मिकाना है, उसका मानना है कि उनका लीडर यूगा इस टीम को जीत तक ले जाने के लिए पूरी तरह काबिल है, इसलिए वो फाइनल बैटल के लिए अपने सभी साथियों को एक साथ बुलावा है। दोस्तों, आज हमें ये हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसी के साथ उस किले का विशाल दरवाजा खुलता है और अंदर से लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं, जिनके साथ दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। लेकिन डर का एक कतरा भी दिखाए बिना यूगा अपने दोस्तों के साथ अंदर कदम रखता है। माउंटेन ड्यू, डर की माँ की चूत। वहां उनका सामना तुरंत डीमन लॉर्ड के एक बॉडीगार्ड से होता है। इसका नाम है योगी। इतनी बड़ी तादाद देखने के बाद भी योगी के चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। तो तुम लोग हो हीरोज, पर तुम लोग तो नौसिखिया दिखते हो। गुस्से में मिकाना उस पर एक स्पेल छोड़ती है, पर योगी उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल एक वॉरियर आगे बढ़कर अपनी तलवार से अटैक करता है, मगर वो दुश्मन इतना फास्ट होता है कि हर अटैक से बच निकलता है और उल्टा एक जोर का किक मारकर सोर्ड्समैन को पीछे धकेल देता है। तभी एक साथ यूगा पर एक सपोर्ट स्पेल कास्ट करता है ताकि उसकी पावर बढ़ सके। अब ये खेल खत्म होगा, एक्सकैलिबर। लेकिन उसी वक्त योगी पलटवार में इन्फिनिट डार्कनेस का इस्तेमाल करता है। ये स्पेल इतनी ताकतवर होती है कि वो यूगा के अटैक को निगल लेती है और सीधा एडवेंचरर्स पे जाकर फट जाती है। इस खतरनाक धमाके के बाद बुरी तरह जख्मी यूगा अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है कि शायद ये उन सब का अंत है। इस बीच योगी ग्रुप के करीब आता है और तभी उसकी नजर वहां खड़ी प्रीस्टेस पर पड़ती है, जिसका नाम सिसिलिया होता है। सिसिलिया की खूबसूरती देखकर योगी पल भर के लिए सुन रह जाता है। तभी उसका एक सबॉर्डिनेट दबे पांव अपने कैप्टन के पास आता है। कैप्टन, क्या हम इन दुश्मनों का काम तमाम कर दें? ये सुनते ही योगी हड़बड़ाकर होश में आता है। उसे याद आता है कि उसने अपने सबॉर्डिनेट को छिप कर रहने का ऑर्डर दिया था। तीनों साथी नोटिस करते हैं कि उनका लीडर उस लड़की को अजीब तरह से घूर रहा है। मैं तो बस सोच रहा था इन चारों का क्या करें। उसका सबॉर्डिनेट को लगता है कि योगी सबको मारने का ऑर्डर देगा, पर योगी ऑर्डर देता है कि इन सबको पास के गांव में छोड़ दिया जाए। ये सुन के उसका सबॉर्डिनेट हैरान हो जाता है। जब सिसिलिया को बाहर ले जाया जाता है तब योगी थोड़ा उदास हो जाता है। एक महीने बाद किले के अंदर डीमन लॉर्ड का एक खास आदमी दिखता है, जिसका नाम लॉर्ड जैकले होता है। योगी, कितनी बार उन कचरों ने हमें चैलेंज किया? पूरा 13 बार, लॉर्ड जैकले। जैकले ये सुन के जोर से हंसने लगता है कि वो हीरोज कितने बेकार हैं जो बार बार योगी जैसे से हार रहे हैं। डीमन लॉर्ड पूछता है कि योगी ने उन्हें अब तक मारा क्यों नहीं, तो योगी सफाई देता है कि उन जैसे बेकार लोगों पर मेहनत करना फजूल है। लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ये काम योगी के सबऑर्डिनेट्स को सौंप देगा, पर वो जानता है कि उसके साथी उन्हें हरा नहीं पाएंगे और वो नहीं चाहता कि सिसिलिया को कुछ हो, इसलिए वो खुद जिम्मेदारी लेता है। थ्रोन रूम से निकलते वक्त योगी सोचता है कि अगर उसने फिर से उन्हें छोड़ा तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इन्हें बचाना अब मेरे लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। अगले दिन यूगा और उसके साथी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ फिर से चैलेंज करने पहुंचते हैं। यूगा अपने एक साथी को पुकारता है जिसका नाम रेवन होता है। यूगा और रेवन मिलकर योगी को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, पर योगी इतना ताकतवर निकलता है कि दोनों को पकड़कर सीधा दीवार से दे मारता है। हालत बिगड़ते देख सिसिलिया अपने दोस्तों को हील करने भागती है और मिकाना को आवाज देती है, बस थोड़ी देर और, इससे दूर रखो। मिकाना अपनी सबसे पावरफुल स्पेल्स चला देती है, पर योगी पर कोई असर नहीं होता। योगी चुपचाप खड़ा रहता है जब तक सिसिलिया अपने दोस्तों को ठीक नहीं कर देती। होश में आते ही यूगा सिसिलिया से बफ मांगता है और दोबारा एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करता है। धमाके के बाद धुआं हटते ही दिखता है कि योगी को एक खरोंच तक नहीं आई। तुम इंसान कब समझोगे कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? हमें हर हाल में डीमन लॉर्ड तक पहुंचना ही होगा। इस पर योगी एक शर्त रखता है कि अगर वो लोग सिसिलिया को किले में छोड़ दे तो वो बाकी सबको आगे जाने देगा। यूगा साफ इनकार कर देता है, पर मिकाने उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उनके पास कोई मौका नहीं है। ये कड़वा फैसला लेने का वक्त है कि एक प्रीस्टेस की जान बड़ी है या पूरी दुनिया की। यूगा परेशान हो जाता है, पर तभी सिसिलिया खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। यूगा वादा करता है कि वो उसे लेने वापस आएगा और योगी रास्ता खोल देता है। तीनों के जाने के बाद सिसिलिया योगी पर एक होली लेजर फायर करती है। वो डीमन उस अटैक को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है और तुरंत सरेंडर करने के अंदाज में अपने हाथ उठा देता है। वो बड़े आराम से अपना नाम उसके सामने रखता है। तुम अपना नाम क्यों बता रहे हो, जैसे तुम मारने वाले हो? योगी सीधी बात कह देता है,
अगर मुझे तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को मारना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। सच्ची बात यह है, मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा था। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सेसिलिया के होश उड़ जाते हैं। क्या? मुझे माफ करना। बेचारा योकी का दिल टूट जाता है। ये सुनने से पहले मुझ पर बिजली गिर जाता। सेसिलिया डर जाती है। उसे लगता है डीमन एक्टिंग कर रहा है ताकि वो अटैक ना कर सके, लेकिन जब वो योकी की आंखों में देखती है उसे लगता है वो बिल्कुल भी लड़ने की मूड में नहीं रहा। तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? कोई वजह ही नहीं बची जीने की। ऊपर से पूरा दिन इस कमरे में बैठकर लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है, बाहर जाने का भी परमिशन नहीं। प्रीस्टेस थोड़ा गुस्सा होती है। तुम सब डीमन छूटे होते हो, तुम्हारा लॉर्ड तो ह्यूमंस को मार डालना चाहता है। योकी शांति से जवाब देता है, मैं दिखता डीमन जैसा हूँ पर असल में मैं एक अलग वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ हूँ। योकी आगे बताता है कि भले ही उसका शरीर एक डीमन का है पर उसके अंदर एक इंसान की आत्मा बसती है। ये सुनकर सेसिलिया हैरान हो जाती है और उससे सवाल करती है कि अगर उसके पास इतनी विशाल शक्ति है तो वो उस डीमन लॉर्ड की गुलामी क्यों कर रहा है जबकि वो उसे आसानी से हरा सकता है। योकी समझाता है कि अगर उसने डीमन लॉर्ड को खत्म किया तो नियम के मुताबिक उसे अगला डीमन लॉर्ड बनना पड़ेगा और ये वो बिल्कुल नहीं चाहता। इस वजह से योकी हर दिन किले में कैद रहकर एक गुमनाम और बेकार जिंदगी जी रहा था। वो अपनी इस किस्मत से इतना परेशान था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन सेसिलिया से मिलने के बाद सब बदल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदा रहने का असली मतलब क्या होता है। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, पर अब जब तुमने मुझे ठुकरा दिया है तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। सेसिलिया उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसके पास इस जंग का रुख बदलने की ताकत है। वो कहती है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल डीमंस के खिलाफ करना चाहिए। सेसिलिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे अपने साथ मिलकर दुनिया के लिए लड़ने का न्योता देती है। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ क्लैरिटी में, जहां उन चारों हीरोज का स्वागत किया जा रहा है। वहां का राजा, जिसका नाम किंग क्लैरिटी होता है, उन्हें इस बात के लिए सम्मानित करता है कि उन्होंने दुश्मन के लीडर को हरा दिया है। राजा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे राज्य में 3 दिनों के जश्न का ऐलान करता है। दूसरी तरफ राजधानी को दूर से देखते हुए योगी अपने सिर से अपना सींग तोड़ देता है ताकि वो इंसानों के बीच बिना पहचाने जा सके। वो शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में जाता है और काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है। वहां मौजूद अटेंडेंट, जिसका नाम क्लेमैन होता है, थोड़ा थका हुआ लग रहा होता है, पर वो योकी को एक फॉर्म देता है जिसे योकी बिना देरी किए भर देता है। ये लो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। फिलहाल तुम एफ रैंक पर हो, पर मेहनत करोगे तो एस रैंक तक पहुंच सकते हो। क्लेमैन उसे हिदायत देता है कि वो अपना कार्ड गुम ना करे क्योंकि जश्न की वजह से बाकी स्टाफ छुट्टी पर है और उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है। बाद में एक इन में बैठकर योकी टेबल पर ढेर सारे सिक्के रखता है। वो अपने पहले दिन की कमाई से काफी खुश है और उसे लगता है कि वो इंसानी दुनिया में एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकता है। सबसे जरूरी बात ये कि वो एक बार फिर सेसिलिया से मिलकर उसे कन्फेस करना चाहता है और उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जब योकी गिल्ड में दोबारा कदम रखता है तो वो बाकी एडवेंचरर्स को एक ऐसे लड़के के बारे में बात करते सुनता है जो बहुत तेजी से रैंक अप कर रहा है। वही लड़का जो कि योकी ही है। क्लेमैन के पास 5 अलग अलग मिशंस पूरे करके रिवॉर्ड लेने पहुंचता है। अबे भाई, तेरे को ये सुंदर कन्या नहीं दिखता है क्या? हर बार मेरे पास आ जाता है। योकी बताता है कि वो क्लेमैन के काम करने के तरीके का आदी हो गया है। क्लेमैन को शक होता है और वो पूछता है कि वो असलियत में कौन है, जिस पर योकी घबराते हुए जवाब देता है कि वो बस एक आम एडवेंचरर है। लेकिन क्लेमैन को यकीन नहीं होता क्योंकि कोई भी आम इंसान एक हफ्ते में एफ रैंक से सीधा डी रैंक तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हारे ऊपर नजर तो नहीं रख सकता क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम थोड़े अजीब तो हो। तभी वहां सेसिलिया भेस बदल कर आती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो काउंटर के पास आकर योकी को अपने घर चलकर बात करने के लिए कहती है। योकी भला ऐसे मौके को कैसे जाने देता। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर सेसिलिया की हवेली पहुंचते हैं। वहां गेट पर एक पहरेदार होता है जिसका नाम गार्ड कैप्टन होता है, जो हमेशा सेसिलिया का इंतजार करता है ताकि वो उसका मासूम चेहरा देख सके। पर जब वो एक लड़के को सेसिलिया के गैरेज में दौड़ते देखता है तो वो गुस्से में उसके पास आता है। अबे जोमू, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेसिलिया तुरंत बाहर आकर उस गार्ड को फटकार लगाती है और तभी दूसरा गार्ड उसे वहां से हटा देता है। हवेली के अंदर सेसिलिया योकी से माफी मांगती है कि उसे ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। योकी कहता है कि उसे कोई दुख नहीं है क्योंकि वो एक एडवेंचरर के रूप में काफी मजे कर रहा था। वो हैरान होता है कि सेसिलिया ने उसे ढूंढ कैसे निकाला। तो सेसिलिया समझाती है कि शहर में हर कोई उस लड़के की बात कर रहा है जिसने पलके झपकते ही अपनी रैंक बढ़ा ली। सेसिलिया आगे समझाती है कि डीमन लॉर्ड की मौत के बाद पूरी दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब अलग अलग देश ज्यादा पावर और रिसोर्सेस
पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी अजीब हो चुकी है कि कुछ देश वेनेजुएला जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब ग्रीनलैंड को भी अपना निशाना बना रहे हैं। सिसिलिया बताती हैं कि बड़े बड़े लोग अब ताकतवर एडवेंचरर्स को अपनी तरफ करने की होड़ में लगे हैं। यहाँ तक कि एक रईस शख्स जिसका नाम जेफ बेजोस होता है, उसने अपनी पत्नी का हाथ हीरो युगा को देने की पेशकश की है ताकि वो युगा को अपनी फौज में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकें। सिसिलिया को डर है कि योगी जिस तेजी से रैंक अप कर रहा है, जल्द ही किसी बड़े देश की नजर उस पर पड़ जाएगी। तुम्हारा रैंक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग तुम्हें एक इंसानी न्यूब की तरह देखने लगेंगे और ये बहुत बड़ा खतरा है। योकी वादा करता है कि वो अब से थोड़ा संभल कर रहेगा और ज्यादा दिखावा नहीं करेगा। तभी वहां से सिसिलिया की मां की एंट्री होती है, जिनका नाम मैडम सीलिया होता है। मैडम सीलिया उन्हें अपने कमरे में बुलाती हैं और बताती हैं कि उन्हें सिसिलिया के लिए शादी के ढेर सारे रिश्ते मिल रहे हैं। यहाँ तक कि खुद हीरो युगा ने भी सिसिलिया से शादी करने का प्रस्ताव भेजा है। ये सुनते ही यूकी का गुस्सा फट पड़ता है और वो किसी पॉजेसिव प्रेमी की तरह युगा के खिलाफ भड़ास निकालने लगता है। सिचुएशन काफी अजीब हो रही थी, पर सिसिलिया उसे तुरंत चुप करा देती है। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने पहले ही उन सब रिश्तों को ठुकरा दिया है। ये सुनकर यूकी का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो मैडम सीलिया की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि भले ही सिसिलिया ने उसे एक बार रिजेक्ट कर दिया हो, पर वो हार नहीं मानेगा। वो एक एडवेंचरर के रूप में इतना नाम और पैसा कमाएगा कि वो सिसिलिया को एक शानदार जिंदगी दे सके और तब वो दोबारा उसे प्रपोज करेगा। मैडम सीलिया उसके इस जुनून से थोड़ी मुतमईन, सेटिस्फाइड लगती हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देती हैं। योकी वहां से निकलते वक्त सिसिलिया को जल्द मिलने का वादा करता है और अपने घर वापस लौट आता है। कुछ दिन बीतने के बाद योकी एक नया मिशन लेने का फैसला करता है, जिसमें उसे एक काइमेरा को मारना होता है जो बिना वजह गांव वालों पर हमला कर रहा है। गिल्ड में क्लेमेन उसे वार्न करता है कि ये काम खतरनाक है। देखो लड़के, ये कोई आम मिशन नहीं है, इसमें तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। मगर जब यूकी जंगल की गहराइयों में उस काइमेरा से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जानवर आधा मुर्गा और आधी सांप जैसा दिखता है और यूकी पर बार बार झपट्टा मारता है, लेकिन यूकी इतना फास्ट है कि वो हर बार बच निकलता है और उस बीस्ट को थका देता है। आखिरकार वो अपना थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करके उस काइमेरा को काम तमाम कर देता है। यूकी उसके पंख फेदर्स सबूत के तौर पर इकट्ठा करता है। उसे हैरानी होती है कि जिस काम में हफ्ता लगने वाला था उसने आधे दिन में कर लिया। पर अभी वो निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अचानक झाड़ियों से एक नाइट निकलता है और सीधा यूकी की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, पर यूकी बड़ी फुर्ती से बच निकलता है। तभी ऊपर से एक बर्ड पर्सन उसकी आंखों पर हमला करता है, मगर यूकी मैजिक बैरियर बनाकर उसे पीछे धकेल देता है। इससे पहले कि यूकी समझ पाता कि ये लोग कौन है, उस पर एक एल्फिन फेरी हमला करती है, जिसे वो तुरंत पहचान लेता है। इसका नाम शेख होता है और ये योगी का पुराना सबऑर्डिनेट है। शेख रुक जाओ, ये मैं हूं। शेख आखिरी पल में रुक जाता है और अपने कैप्टन की आवाज पहचान पर हैरान रह जाता है। तभी बाकी लोग भी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। उनमें से एक बर्ड पर्सन होती है जिसका नाम हैप्पीनेस है और वो नाइट जिसका नाम ड्यूक है। शेख बताता है कि उन्हें लगा वो कोई आम एडवेंचरर है जो डीमंस को मारने आया है, इसलिए उन्होंने हमला किया। हैप्पीनेस और ड्यूक दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि डीमन लॉर्ड के गिरने के साथ ही उनका कैप्टन भी मारा गया है। जो कि अपने साथी को जिंदा देखकर खुश होता है, पर ड्यूक गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। कैप्टन, आप हमें उस तबाही में अकेला छोड़कर कहां गायब हो गए थे? हमने आपको हर जगह ढूंढा। तभी ड्यूक नोटिस करता है कि यूकी के सिर पर ना तो सींग है ना ही पीठ पर पंख, वो पूरी तरह एक इंसान जैसा दिख रहा है। ड्यूक सवाल करता है कि उनका इतना ताकतवर डीमन कैप्टन इस हालत में और इंसानी कपड़ों में क्या कर रहा है। यूकी उसे चुप रहने को कहता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उसे एक इंसानी प्रिंसेस से प्यार हुआ, कैसे उसे रिजेक्शन मिला और अब वो क्यों एक इंसान बनकर रह रहा है। योकी के सबऑर्डिनेट्स को यकीन नहीं हो रहा कि डीमन लॉर्ड का इतना बड़ा जनरल अब एक आम इंसान की तरह रहना चाहता है। योकी उन्हें समझाता है कि उसने ये रास्ता खुद चुना है और वो सब भी इस शांत दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं। लेकिन तीनों साथी एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। ड्यूक कहता है, कैप्टन, हमने तय किया है कि हम आपके साथ ही रहेंगे और इंसानों की तरह जिएंगे। हमें उस लड़की से भी मिलना है जिसने आपका दिल जीता है। योकी उन्हें थोड़ा रियलिस्टिकली सोचने को कहता है क्योंकि वो आखिरकार डीमंस हैं और इंसानी दुनिया उन्हें आसानी से कबूल नहीं करेगी। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, पर वो तीनों जिद पर अड़ जाते हैं। उनका मानना है कि अगर उनका कैप्टन अपना रूप बदल सकता है तो वो भी ये कर सकते हैं। आखिरकार योकी मान जाता है और उन तीनों को लेकर सिसिलिया से मिलने पहुंचता है। पर जब सिसिलिया उन्हें देखती है तो वो दंग रह जाती है, पर खुशी से नहीं बल्कि गुस्से में। उसे पता चलता है कि योकी ने हैप्पीनेस को इंसान जैसा दिखाने के लिए उसके पंख तक नोच दिए हैं। यहाँ सिसिलिया का गुस्सा देखकर योकी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। योकी, तुम्हें थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। भले ही तुम इन्हें इंसान दिखाना चाहते हो, पर किसी बर्ड पर्सन के पंख निकालना कितना दर्दनाक हो सकता है, क्या तुमने सोचा भी है? सिसिलिया उसे बुरी तरह फटकारती है, पर हैप्पीनेस जो कि एक मासूम परिंदा है, वो सिसिलिया के गले लग जाती है और धीरे से कहती है कि वो कितनी अच्छी और प्यारी है। ये देखकर
देखकर ड्यूक और शेक भी सिसिलिया की हमदर्दी से काफी इंप्रेस्ड होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सब हवेली के अंदर जाते हैं और चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। ड्यूक समझाता है कि वो एक हेडलेस नाइट है, हैप्पीनेस एक बर्ड पार्सियन है और शेक एक पिक्सी है। ये सब प्योर डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड क्रीचर्स हैं। ये देखकर यूकी हैरान रह जाता है कि ड्यूक आज इतना बोल रहा है, क्योंकि पहले वो बहुत खामोश रहता था। मैं पहले इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि आप हमसे बात ही नहीं करते थे। सच तो ये है कि जब आप पहली बार कैप्टन बनकर आए तो मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थे। पता चलता है कि जब योकी इस दुनिया में नया आया था तो वो एक शट-इन था जो तन्हा रहने वाला था, जो अपने सबऑर्डिनेट से बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपने सुपीरियर जैकल के ऑर्डर्स को भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया था, जिस वजह से जैकल को लगता था कि योकी पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। ड्यूक ने तब तय किया था कि वो इस नए कैप्टन को ताकत के जोर पर सबक सिखाएगा, पर योकी इतना ताकतवर निकला कि उसने ड्यूक की बुरी तरह पिटाई कर दी। उस दिन के बाद से ड्यूक के दिल में योकी के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा हो गई। सिसिलिया को उनका ये बॉन्ड देखकर अच्छा लगता है और ड्यूक भी मानता है कि अब वो सब एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। तभी योकी को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और शेक की खेलने की आवाजें आना बंद हो गई हैं। वो फिक्र में आ जाता है, क्योंकि अगर शहर में ये बात फैल गई कि सिसिलिया ने डीमंस को अपने घर में पनाह दी है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकलते हैं और देखते हैं कि शेक, जो कि एक छोटा सा पिक्सी है, सिसिलिया की माँ यानी मैडम सिसिलिया की गोद में सुकून से सो रहा है। मैडम सिसिलिया बताती हैं कि वो बगीचे में काफी देर तक उछल कूद कर रहा था और अब थक कर सो गया है। योकी कहता है, मैडम मैं माफी चाहता हूँ, शेक मेरा दोस्त है पर उससे पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन मैडम सिसिलिया तसल्ली देती हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और वो शेक की मौजूदगी को एंजॉय कर रही हैं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर योकी जानता है कि ये सुकून कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। मैडम सीलिया बताती हैं कि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है। योकी उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उस लड़की को देखा है जो अभी यहाँ खेल रही थी। मैडम सीलिया बताती हैं कि उनकी एक मेड जिसका नाम सोफिया है वो उस लड़की को हवेली के अंदर ले गई है। ये सुनते ही सब तेजी से अंदर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डर के मारे हैप्पीनेस कोई गड़बड़ ना कर दें। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। हैप्पीनेस वहाँ एक मेड की यूनिफॉर्म पहने बहुत ही शांत और सुलझी हुई दिख रही थी। मिस सिसिलिया मिलवाइए, ये हमारी नई रिक्रूट है, इसका नाम हैप्पीनेस है। सिसिलिया तुरंत बात साफ करती है कि हैप्पीनेस कोई नौकरानी नहीं बल्कि योकी की दोस्त है। ये सुनकर सोफिया माफी मांगती है, क्योंकि आज ही एक नई मेड ज्वाइन करने वाली थी और उसे लगा कि हैप्पीनेस वही लड़की है। योकी हैप्पीनेस को कपड़े बदलने के लिए कहता है, पर हैप्पीनेस मना कर देती है। उसे वो यूनिफॉर्म और वहाँ का काम पसंद आ गया था। वो सोफिया से वही काम करने की दरख्वास्त करती है, जिस पर सोफिया मुस्कुराकर उसे क्वार्टर्स दिखाने ले जाती है। शाम होते होते योकी और उसके बाकी साथी हैप्पीनेस को वहीं छोड़कर निकलने की तैयारी करते हैं। शेक अपनी आंखें मलते हुए थोड़ा लेजी फील कर रहा होता है। यार हैप्पीनेस कितनी लकी है ना, इतने बड़े महल में रहेगी अब वो। सिसिलिया उन्हें जब चाहे मिलने आने को कहती है। तभी मैडम सीलिया यूकी को थोड़ा साइड में ले जाती हैं। वो बताती हैं कि सिसिलिया पिछले कुछ दिनों से काम में बहुत ज्यादा बिजी है और उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वो चाहती हैं कि कल सिसिलिया छुट्टी ले और यूकी उसे बाहर घुमाने ले जाए। अगले दिन सुबह यूकी शहर के बीचों बीच उत्सुकता से सिसिलिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी 2 ग्रिफिन से खींची जाने वाली एक खूबसूरत वैगन वहां कर रुकती है। सिसिलिया उसमें से उतरती है, पर उसका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ होता है। उसने एक आम लड़के के कपड़े और एक मोटा चश्मा पहना होता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। योकी उसे देखकर पल भर के लिए खो जाता है। तुम इस भेष में भी बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों हाथ पकड़कर शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। सिसिलिया हर छोटी छोटी चीज को देखकर हैरान और खुश हो रही थी। वो दोनों एक केक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ सिसिलिया जिद करती है कि वो बाद में यहाँ चाय पीने जरूर आएंगे। वो ढेर सारी जगहों पर जाते हैं, रास्ते में बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं और नई ड्रेसेस ट्राई करते हैं। योकी ने सोचा था कि वो सिसिलिया को एक गिफ्ट शॉप में ले जाएगा और उसे इस दिन की यादगार के तौर पर एक प्यारा सा तोहफा देगा, पर तभी किस्मत पलट जाती है। वहाँ उन्हें हीरो युगा और मीकाना मिल जाते हैं, जो खुद भी भेष बदलकर डेट पर निकले थे। युगा सीधा सिसिलिया के पास आता है और योकी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे बातें करने लगता है। अरे सिसिलिया, क्या कोइंसिडेंस है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? योकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर सिसिलिया बहुत ही तमीज से जवाब देती है कि वो आज अपने एक दोस्त के साथ बाहर आई है। तब कहीं जाके युगा की नजर योकी पर पड़ती है। हालांकि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो योकी को भी साथ चलने का कह देता है। वो सब गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पीछे मीकाना और योकी रह जाते हैं। मीकाना भी काफी गुस्से में लग रही थी। मैं तो दुआ करती हूँ कि सिसिलिया को तुम जैसे किसी आम लड़के से ही प्यार हो जाए, कम से कम वो हमारे रास्ते से तो हटेगी। योकी को पहले तो लगा कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट है, पर जल्द ही वो समझ जाता है कि मीकाना ये बात सिसिलिया की तौहीन करने के लिए कही थी। उसे एहसास होता है कि मीकाना वाकई एक बुरी इंसान है। इस बीच शॉप के अंदर
हीरो युगा अब भी सिसिलिया के पीछे लगा हुआ था। योकी सोचता है कि जब एक बार सिसिलिया ने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया है तो कोई भी शरीफ इंसान दोबारा पीछे नहीं पड़ता, पर ये हीरो तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म निकला। योकी ने भी हार ना मानने का फैसला किया और एक सुंदर सा नेकलेस उठाकर सिसिलिया से उसकी पसंद पूछी। सिसिलिया, देखो क्या ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा? सिसिलिया शर्मा जाती है और उसे वो बहुत पसंद आता है, पर तभी युगा बीच में कूद पड़ता है और एक बड़ा सा एमरल्ड थियारा दिखाते हुए शेखी भगार निकलता है कि ये पूरी दुकान की सबसे महंगी चीज है। इस चक्कर में सिसिलिया का चश्मा जमीन पर गिर जाता है और वहाँ मौजूद भीड़ उसे पहचान लेती है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये तो प्रीस्टेस सिसिलिया, मीकाना और हीरो युगा है। लोग उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं और योकी भीड़ में अकेला पीछे रह जाता है। वो भीड़ को चीरते हुए सिसिलिया को ढूंढने निकलता है, पर तभी उसका सामना उस लंबे स्वॉर्ड्समैन से होता है जिसका नाम रेवन है। रेवन भी लड़कियों की भीड़ से घिरा हुआ परेशान दिख रहा होता है। योकी उस बेचारे की मदद करने का फैसला करता है और लड़कियों का ध्यान भटकाकर रेवन का हाथ पकड़ता है और उसे एक गली में ले भागता है। जब वो वहां रुकते हैं तो रेवन कुछ बोलता है और योकी दंग रह जाता है। रेवन की आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी और बहुत हल्की होती है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुमने मेरी मदद की है। योकी उससे वादा करता है और फिर से सिसिलिया की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे सिसिलिया मिल जाती है, जो अब भी भेष बदले एक छोटे बच्चे के पास खड़ी थी, जिसकी माँ भीड़ में कहीं खो गई थी। भीड़ में खोए उस बच्चे की मां को ढूंढने के लिए योकी और सिसिलिया एक साथ निकल पड़ते हैं। योकी को फिक्र हो रही थी कि इतनी भीड़ सिसिलिया के लिए सही नहीं है, इसलिए वो उसे घर लौट जाने को कहता है, पर एक प्रीस्टेस होने के नाते वो उस मासूम बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही देते हैं। अगले दिन सुबह जब योकी सिसिलिया से मिलने उसकी हवेली पहुंचता है तो वहां मैडम सिलिया उसे मिलती हैं और बताती हैं कि कल की भागदौड़ और भीड़ के हंगामे की वजह से सिसिलिया की तबीयत बिगड़ गई है और वो थक कर बेहोश हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल उसका ख्याल नहीं रख पाया। मैडम सिलिया उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सारा कसूर उस हीरो युगा का है जिसने वहां तमाशा खड़ा किया था। इतना ही नहीं, युगा जबरदस्ती हवेली के अंदर घुसकर सिसिलिया का ख्याल रखने की जिद कर रहा था, पर सोफिया ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। योकी के लिए हैरानी की बात यह थी कि मैडम सिलिया ने उसे सिसिलिया के कमरे में जाने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सिसिलिया बिस्तर पर आराम कर रही है। दोनों कल की बातों को याद करके थोड़ा हंसते हैं और तभी सिसिलिया एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर योकी का दिन बन जाता है। जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूंगी तो क्या हम फिर से बाहर जाएंगे? ये सुनते ही योकी की खुशी का ठिकाना नहीं लेता और वो एक्साइटमेंट में अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी ये पागलपंती देखकर सिसिलिया जोर से हंसने लगती है, पर हंसी की वजह से उसे खांसी यानी कफिंग होने लगती है। ये देखकर सोफिया गुस्से में आती है और योकी को तुरंत कमरे से बाहर निकाल देती है। घर वापस लौटते वक्त योकी की मुलाकात रास्ते में रेवन से होती है। रेवन काफी परेशान दिख रहा था और वो योकी से किसी खास मसले पर सलाह मांगता है। एक लड़की है जो मुझसे हमेशा अच्छे से पेश आती है, पर मेरी इस आवाज के साथ मैं उसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ? योकी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए और सीधे जाकर अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल योकी के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि रेवन शुक्रिया अदा करके सीधा सिसिलिया के घर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ योकी को एहसास होता है कि उसने गलती से अपने ही राइवल का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। भले ही वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सिसिलिया इतनी आसानी से किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर उसका दिमाग उल्टे सीधे ख्याल बुनने लगता है। योकी के दिमाग में एक के ड्रामा जैसा सीन चलने लगता है जहाँ डीमन से लड़ते हुए सिसिलिया कमजोर पड़ गई है और रेवन ने उसे बड़े फिल्मी स्टाइल में अपनी बाहों में थाम लिया है। ये ख्याल उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, लेकिन तभी रेवन वापस आता है और वो पूरी तरह टूटा हुआ और हारा हुआ लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी कोशिश नाकाम रही है। क्या हुआ दोस्त, इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे भाषण के बाद भी मैं एक लूजर ही साबित हुआ। रेवन वहां से निराश होकर चला जाता है, पर अब योकी ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर सिसिलिया ने ऐसा क्या कहा जिसने रेवन को इतना बुरी तरह तोड़ दिया। योकी वापस मैंशन लौटता है, पर दरवाजे पर सोफिया पहले से ही पहरा दे रही होती है। उसे देखकर सोफिया सवाल करती है कि क्या वो कुछ भूल गया है। यूकी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि वो बस ये देखने आया था कि सीलिया की तबीयत कैसी है। सोफिया को समझते देर नहीं लगती कि यूकी का ये जवाब काफी अजीब है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही उससे मिलकर गया था। फिर भी वो उसे अंदर जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि सीलिया को अभी आराम की जरूरत है। अब यूकी खाली हाथ तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो सीधा सोफिया से रेवन के बारे में पूछ लेता है। सोफिया उसे बताती है कि रेवन यहाँ हैप्पीनेस से मिलने आया था। यूकी को यकीन ही नहीं होता कि वो एक डीमन से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। अपनी क्यूरियोसिटी को रोक ना पाते हुए यूकी सीधा हैप्पीनेस से बात करने निकल जाता है, जो उस वक्त गार्डन की सफाई में बिजी थी। क्या तुमसे मिलने वो लाल बालों वाला लंबा लड़का आया था? हाँ, आया तो था। यूकी उससे पूछता है कि जब उसने अपने दिल की बात कही
तो उसने बदले में क्या कहा? हैप्पीनेस बड़ी सादगी से बताती है कि उसने बस इतना कह दिया कि वो उसके साथ बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर यूकी को रेवन के लिए बुरा लगता है। उसे समझ आता है कि अगर हैप्पीनेस को वो पसंद ही नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन हैप्पीनेस कहती है कि बात वो नहीं है। जब यूकी उससे डिटेल में पूछने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कहे अपने काम पर निकल जाती है। यूकी फैसला करता है कि वो कल उससे फिर बात करेगा। रात को वो इस बारे में डिस्कस करने के लिए शिक और ड्यूक को कॉल करता है। वो दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर ये रेवन है कौन। यूकी उन्हें याद दिलाता है कि ये वही बंदा है जो हीरो की पार्टी वाली रात उससे बार बार हार रहा था। तुमने एक इंसान को हैप्पीनेस के इतने करीब कैसे जाने दिया, जबकि तुम कहते हो कि तुम उसे पसंद करते हो? मुझे खुद नहीं पता था कि रेवन उसमें इतना इंटरेस्टेड है। ड्यूक को लगता है कि भले ही रेवन की नीयत साफ हो, पर उसे शक है कि हैप्पीनेस किसी को अपने करीब आने देगी। वो बताता है कि हैप्पीनेस की प्रजाति काफी खूबसूरत होती है, इसलिए इंसान अक्सर उन्हें उनके पंखों या गुलामी के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। ड्यूक को वो वक्त याद आता है जब उसने हैप्पीनेस को कुछ इंसानों से बचाया था और तभी से वो डीमन लॉर्ड की आर्मी का हिस्सा बनी। मगर शिक का मानना है कि हैप्पीनेस इंसानों से नफरत नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सीलिया के मैंशन में मेड बनने के लिए कभी राजी नहीं होती। यूकी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि भले ही ड्यूक की चिंता सही हो, पर रेवन बुरा आदमी नहीं है और शायद हैप्पीनेस ने ये महसूस कर लिया है। अगले दिन यूकी गिल्ड जाता है कुछ नए मिशंस लेने, पर वहाँ उसे पता चलता है कि क्रेमन आज मौजूद नहीं है। मजबूर होकर उसे दूसरी रिसेप्शनिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो वही है जो हमेशा वाइस गिल्ड मास्टर से बात करता है। यूकी कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी बात कर रही है। जब वो साफ करती है तब यूकी को झटका लगता है कि वो सुस्त और थका हुआ दिखने वाला बंदा एक्चुअली वाइस गिल्ड मास्टर है। क्रेमन कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। रिसेप्शनिस्ट उसे करीब बुलाकर कान में फुसफुसाते हुए बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। अपने दोस्त की चिंता में यूकी तुरंत हॉस्पिटल भागता है और वहाँ क्रेमन को पट्टियों में लिपटा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ये किसने किया? किसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? मेरी पत्नी ने मुझे पीटा है। यूकी ये सुनकर दंग रह जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कंप्लेन करने का सोचने लगता है, पर तभी क्रेमन पूरी बात बताता है। कल उनकी शादी की एनिवर्सरी थी और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल लेना चाहता था, पर घंटों तक वो फैसला ही नहीं कर पाया और दुकानदार उन्हें बाहर निकाल दिया। जब वो देर रात घर खाली हाथ पहुंचा तो उसकी पत्नी को लगा कि वो एनिवर्सरी भूल गया है और बस गुस्से में उसने क्रेमन का ये हाल कर दिया। यूकी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारी पत्नी तो काफी ताकतवर लगती है। बिल्कुल, वो मेरी तरह ही एक एस रैंक एडवेंचरर रह चुकी है। हमें लोग इनविंसिबल कपल ऑफ एपैथी कहते थे। यूकी को नहीं लगता कि ये कोई गर्व करने वाली बात है। वो क्रेमन को अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है, पर क्रेमन मना कर देता है। वो कहता है कि ये उसके पास एक मौका है अपनी पत्नी से पैम्पर होने का और बच्चों की तरह लाड़ करवाने का। यूकी उसके लॉजिक से हार मान लेता है। तभी वहाँ क्रेमन की वाइफ की एंट्री होती है। यूकी के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि क्रेमन की वाइफ और कोई नहीं बल्कि वही मेड सोफिया है। क्रेमन उसे बड़े प्यार से हनी बुलाता है, पर सोफिया उसके सर पर एक लात मारती है क्योंकि वो उसे हमेशा नाम से बुलाने को कहती है। क्रेमन यहाँ भी मौका ढूंढ लेता है और सोफिया की स्कर्ट के नीचे देखने की कोशिश करता है, और सोफिया को इससे दिक्कत नहीं क्योंकि वो दोनों मैरिड है। यूकी इस अजीब कपल को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोफिया को बाहर बुलाकर सीलिया की हेल्थ के बारे में पूछता है। सोफिया बताती है कि सीलिया बेहतर है, पर वो अभी मिल नहीं सकती क्योंकि वो कुछ जरूरी कामों में बिजी है। क्या औरतों के लिए गिफ्ट्स इतने जरूरी होते हैं? सोफिया को लगता है कि शायद क्रेमन ने कुछ एम्बैरसिंग बताया है और वो उसे फिर से पीटने की तैयारी करती है, पर यूकी बात बदल देता है और कहता है कि वो सीलिया को पिछली बार से भी बेहतर गिफ्ट देकर खुश करना चाहता है। सोफिया कहती है कि सबसे ज्यादा तुम्हारी फीलिंग्स मायने रखती हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। रास्ते में यूकी ख्यालों में खो जाता है कि अगर वो सीलिया से शादी करेगा तो क्या होगा, पर उसकी इमेजिनेशन वहीं तक सीमित थी जो उसने अपनी पिछली लाइफ में देखा था। इसके बाद वो रेवन से मिलने नाइट्स क्वार्टर पहुंचता है जो रिजेक्ट होने के बाद सदमे में था। यूकी उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर रेवन कोई जवाब नहीं देता। आखिर में जैसे ही यूकी हैप्पीनेस का नाम लेता है, रेवन तुरंत खड़ा हो जाता है। तुम्हें वो नाम कैसे पता? मैं उसे काफी वक्त से जानता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नाइट कैप्टन को उससे प्यार कैसे हुआ। रेवन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक दिन मार्केट में वो अपना काम कर रहा था जब उसने देखा कि 3 गुंडे एक मेड को परेशान कर रहे हैं। वो बीच बचाव करने गया और जब गुंडे नहीं माने तो उसने एक को ढेर कर दिया, जिसके बाद बाकी सब भाग गए। रेवन वहां से जाने लगा, पर तभी उस मेड ने उसकी केप पकड़ ली और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। रेवन ने बड़े रौब में कहा कि ये उसका फर्ज था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी असली आवाज में बात कर दी है। रेवन थोड़ा शर्मिंदा था, पर हैप्पीनेस ने कहा कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और वो ऐसी आवाज चाहती थी। इतना कहकर वो चली गई और रेवन को अपना पहला प्यार मिल गया। रेवन बताता है कि उसने मेड की यूनिफॉर्म पहचानी थी, इसलिए वो सीलिया के मैंशन में गया था। उसे जानकर हैरानी होती है कि यूकी भी सीलिया को जानता है। अब यूकी अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो उसके प्यार में है और एक काबिल एडवेंचरर बनना चाहता है। ये सुनकर रेवन और भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक लूजर है जो अपनी पसंद की लड़की के लिए मेहनत भी नहीं कर पा रहा। यूकी रेवन को समझाते हुए बताती है कि हैप्पीनेस दरअसल इंसानों से नफरत नहीं करती, बस अपने पास ट्रॉमा की वजह से वो मर्दों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती है। वो रेवन से कहता है कि अभी हार मान लेना बहुत जल्दी होगा और पहला कदम बढ़ाने के लिए उन्हें मार्केट जाना चाहिए। दोनों एक ऐसी शॉप पर पहुंचते हैं जहां कपल्स की भीड़ लगी थी।
रेवन वहाँ का माहौल देखकर काफी नर्वस हो जाता है। उसे लगता है वो गलत जगह आ गए हैं, पर यूकी उसे रिलैक्स होने को कहता है और वहाँ उसे वही पेंडेंट मिल जाता है जो वो पिछली बार सीलिया के लिए लेना चाहता था। यूकी उसे खरीद लेता है और देखते हैं कि रेवन भी कुछ गिफ्ट्स देख रहा है। यूकी उसे पिंक पंखों वाला एक गिफ्ट देने की सलाह देता है, पर रेवन थोड़ा हिचकिचाता है कि पता नहीं हैप्पीनेस एक अजनबी से गिफ्ट लेगी भी या नहीं। यूकी उसे सोफिया की बात याद दिलाता है कि बस दिल से गिफ्ट दो, बाकी हैप्पीनेस को इसका डिजाइन जरूर पसंद आएगा। रेवन सोचता है कि इसी बहाने उसे कम से कम हैप्पीनेस को देखने का मौका तो मिलेगा और वो बिना सोचे समझे उस गिफ्ट पर पैसे खर्च कर देता है। वो दुकानदार से बात करने के लिए नोट्स का सहारा लेता है, जिसे देखकर यूकी थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी वहां मिकाना की एंट्री होती है। भले ही रेवन ने चश्मा पहना था, पर मिकाना उसे और यूकी दोनों को पहचान लेती है। तुम दोनों मर्द यहाँ कपल्स वाली शॉप में क्या कर रहे हो? देखो अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो शर्माना मत, आजकल ये सब नॉर्मल है। अपना मुंह पर रखो, हम बस उन लड़कियों के लिए गिफ्ट ले रहे हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। मिकाना ये जानने के लिए बेताब हो जाती है कि आखिर वो कौन है जिसने इस साइलेंट नाइट का दिल जीत लिया है। रेवन कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर मिकाना को थोड़ा बुरा लगता है। उसे याद आता है कि एक बार उसने रेवन की आवाज़ का मजाक उड़ाया था और तभी से रेवन ने उससे बात करना बंद कर दिया है। यूकी को लगता है कि मिकाना भले ही थोड़ी अजीब हो, पर उसका दिल साफ है। मिकाना उन्हें अपने लव लाइफ्स के बारे में डिटेल में बात करने के लिए इनवाइट करती है। यूकी मना कर देता है, पर रेवन जानता है कि मिकाना बहुत जिद्दी है। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो हाँ ना कह दे। इसलिए वो दोनों एक खाली रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ दोनों बिना रुके बस खाना खाने लगते हैं ताकि उन्हें बोलना ना पड़े। मिकाना उनकी चाल समझ जाती है। अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो भूल जाओ कि मैं सीलिया के बारे में तुम्हें कोई जानकारी दूंगी। सीलिया का नाम सुनते ही यूकी तुरंत हार मान लेता है और बात करने के लिए तैयार हो जाता है। मिकाना सबसे पहले पूछती है कि उसकी और सीलिया की बात कहाँ तक पहुंची है। यूकी बताता है कि वो अभी सब दोस्त है और सीलिया को अभी भी शादी के बहुत प्रपोजल्स आ रहे हैं। वो बताता है कि सीलिया ने हीरो समेत सबको रिजेक्ट कर दिया। मिकाना कहती है कि वो समझ सकती है ऐसा क्यों है, क्योंकि यूगा हमेशा सीलिया को परेशान करता रहता है और उसमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। वो हमेशा सीलिया के कमरे में तब घुस जाता है जब वो कपड़े बदल रही होती है या नहा रही होती है। इतना ही नहीं, वो एक नंबर का प्लेबॉय है, जिसकी वजह से उनका सफर अक्सर लेट हो जाता था क्योंकि लड़कियां उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मिकाना बताती है कि सीलिया ने तो साफ कह दिया था कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। यूकी को वार्न करती है कि सीलिया को कभी गुस्सा मत दिलाना। इसके बाद वो रेवन की तरफ मुड़ती है। यूकी तुरंत अपने दोस्त के बचाव में खड़ा हो जाता है, पर मिकाना को बुरा लगता है कि सब उसे विलेन समझ रहे हैं। वो बताती है कि वो बस उनकी मदद करना चाहती थी ताकि बदले में उसे भी कुछ मदद मिल सके। रेवन को शक होता है कि क्या मिकाना और यूगा के बीच सब ठीक है। मिकाना उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्हें ये बात किसी को बताए तो वो उन्हें जिंदा जला देगी। फिर वो सीरियस होकर बताती है कि वो लोग डेमन लॉर्ड के कासल में कई बार हारे थे। यूकी को यहाँ एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो ये सुनकर शॉक्ड है, जबकि असलियत में उसने ही उन्हें हर बार धूल चढ़ाई थी। मिकाना बताती है कि वहाँ का एक गार्ड इतना ताकतवर था कि ना सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उन्हें ठीक करके पास के गाँव में छोड़ दिया, जो उनके लिए एक इंसल्ट थी। 1 महीने तक लगातार हारने के बाद उस गार्ड ने ऑफर दिया कि अगर वो सीलिया को वहीं छोड़ दे तो आगे जा सकते हैं। मिकाना ने ही सबको इसके लिए राजी किया था, इसलिए उसे लगता है कि यूगा उससे नफरत करता है। उसे डर था कि यूकी भी उसे सीलिया की जान खतरे में डालने के लिए नफरत करेगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था पर मैं चुप रहा। यूकी को एहसास होता है कि उसकी वजह से हीरो की पार्टी में दरार आ गई है। वो मिकाना से पूछता है कि क्या उसने सीलिया से इस बारे में बात की। मिकाना शर्मा जाती क्योंकि उसने ये सब यूगा के लिए किया था और उसे लगता है कि सीलिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। यूकी उसे समझाता है कि क्या वो हमेशा ऐसे अजनबी बनकर रहेंगी। मिकाना को बात समझ आती है और वो सीलिया से माफी मांगने का फैसला करती है। उसके जाने के बाद रेवन भी पूरे जोश के साथ हैप्पीनेस से मिलने निकलता है। यूकी के साथ वो मेंशन पहुंचता है जहां ड्यूक पहले से ही मौजूद था। ड्यूक रेवन को देखते ही गुस्सा हो जाता है। तुम फिर यहाँ आ गए, एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, बड़े बेशरम हो। यूकी रेवन का बचाव करता है और उससे बताता है कि ड्यूक बस हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखता है इसलिए ऐसा कर रहा है। ड्यूक रेवन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। रेवन घबरा कर कहता है कि वो हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो बस एक बार उससे बात करना चाहता है। ड्यूक उसे कहता है कि लड़कियों के गार्डन को बनाने के लिए तो मैं ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे मैं उसे खुश रखूंगा या मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर रेवन किसी की कॉपी करने से मना कर देता है, जिसे देखकर ड्यूक थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो रेवन को हैप्पीनेस की तरफ धक्का देता है। रेवन हैप्पीनेस को एक शांत जगह ले जाता है और वो गिफ्ट देते हुए डरते डरते पूछता है कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं। हैप्पीनेस गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और रेवन को वह दोस्त बनने की इजाजत दे देती है, भले ही उसके मन में अभी और कुछ ना हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं। यूकी काफी उदास है क्योंकि उसने 1 हफ्ते से सीलिया को नहीं देखा है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। शिक उसके पास आता है और गार्डन में हैप्पीनेस के साथ खेलने की जिद करने लगता है। शिक, अभी मेरा मूड नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे, अभी मुझे बस तब तक सोना है जब तक मैं उससे मिल ना लूं। यूकी सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि हीलो की पार्टी इतनी बिजी रहती है। सीलिया अक्सर शहर से बाहर रहती है ताकि उन लोगों का इलाज कर सके जिन्हें कोई और नहीं ठीक कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ रेवन गार्ड्स का कैप्टन होने की वजह से नए रिक्रूट्स को संभालने में लगा रहता है। मेकाना एक पैलेस मेज बन गई थी जो राज दरबार की हर मुश्किल को संभालती है। वहीं यूगा अब इस किंगडम का एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था जो बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करता और बड़े लेवल की डिप्लोमेसी हैंडल करता। यूकी बैठकर ये सोचने लगता है कि इन लोगों के सामने वो कितना बेकार है और क्या वो कभी इनके काम थोड़ा आसान कर पाएगा।
तभी शेख उसकी छाती पर कूद जाता है और शिकायत करने लगता है कि काश वो ड्यूक के साथ चला गया होता। रेवन ने ड्यूक को नाइट्स में एक अच्छी पोजीशन दी थी, जिसे ड्यूक ने तुरंत मान लिया। अब पूरी गैंग में सिर्फ यूकी और शेख ही अनएम्प्लॉयड रह गए थे। यूकी कोई बहाना बनाता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होती है और हैप्पीनेस अंदर आती है। शेख खुशी से पागल हो जाता है कि चलो अब इस उदास कमरे से निकलकर थोड़ी धूप तो नसीब होगी। यूकी, सिलिया ने एक मैसेज भेजा है, वो आज दोपहर को फ्री है और तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही यूकी की उदासी पल भर में गायब हो जाती है। वो झट से खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि आज वो फाइनली वो नेकलेस सिलिया को दे देगा। शेख तुरंत हैप्पीनेस के साथ मैंशन की तरफ दौड़ पड़ता है और यूकी भी बाहर निकल जाता है थोड़ी धूप सेकने और वक्त बिताने। वो सड़कों पर घूमता हुआ सोच रहा था कि दोपहर तक क्या किया जाए। तभी एक बूढ़ी औरत उसे रोकती है और कहती है कि उसे अपना भविष्य दिखा लेना चाहिए, क्योंकि उसका नसीब आज काफी खराब है और उसका दिन बहुत बुरा बीतने वाला है। लेकिन यूकी का मूड आज इतना अच्छा था कि उसे किसी बात का डर नहीं था। वो उस ओल्ड बैग की बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि आज वो अपने सपनों की रानी से मिलने वाला है, तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। वो रास्ते में एक बेकरी से सिलिया के लिए कुछ कपकेक खरीदने का सोचता है, पर शॉप पर पहुंचकर वो हैरान रह जाता है जब वो एक मस्कुलर जिम्बरो को पिंक एप्रन पहनकर कपकेक्स बेचते हुए दिखता है। यहाँ जो लड़की रहती थी वो कहाँ गई? वो मेरी बहन है, आज वो बिजी है तो मैं संभाल रहा हूँ। यूकी उसे कपकेक्स पैक करने को कहता है, पर उस रॉइड से भरे बंदे ने बैग इतनी जोर से यूकी की छाती पर मारा कि यूकी को लगा उसकी पसली टूट गई होगी। रास्ते में जब उसने बैग खोला तो देखा कि आधे कपकेक्स उस जिम ब्रो की एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से पिचक चुके थे। यूकी ने खाकर देखा तो टेस्ट तो कमाल था, पर वो बस उस स्वीट लड़की के वापस आने की दुआ करने लगा। चलते चलते वो इतना खो गया कि एक बहुत बड़े आदमी से टकरा गया। वो आदमी गुस्से में मुड़ा कर फिर जाने दिया। यूकी अब संभल कर चलने लगा, पर तभी उसका पैर एक कुत्ते की पॉटी पर पड़ते पड़ते बचा। उसे एहसास होने लगा कि शायद वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। वो ध्यान से चल ही रहा था कि एक छोटा बच्चा उससे टकराकर गिर गया। यूकी ने उसे चोट लगने से तो बचा लिया, पर बच्चे का मीट स्क्यूअर नीचे गिर गया और वो रोने लगा। यूकी ने उसे चुप कराया और नए स्क्यूअर्स दिलवाए। बच्चा तो खुश होकर चला गया, पर तभी एक आदमी यूकी से टकराया और उसका वॉलेट मार लिया। अरे मेरा वॉलेट! यूकी तुरंत उस चोर के पीछे भागा। चोर की रफ्तार यूकी के सामने कुछ भी नहीं थी और यूकी ने एक जबरदस्त ड्रॉप किक उसके सर के पीछे मारी। चोर दीवार से टकराया और वहीं ढेर हो गया। यूकी ने अपना वॉलेट उठाया ही था कि पीछे से एक आवाज आई, इस शहर में दिन दहाड़े ऐसी लूटपाट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो पर्स नीचे फेंक दो और सरेंडर करो। यूकी ने पलट कर देखा तो सामने हीरो युगा अपनी तलवार निकाले खड़ा था। यूकी ने समझाने की कोशिश की कि वो खुद विक्टिम है, पर युगा का दिमाग थोड़ा मोटा था। उसने एक ना सुनी और तलवार चलानी शुरू कर दी। पहले तो यूगी हमलों से बचता रहा, पर इसी दौरान युगा ने उसके वॉलेट पर तलवार मार दी और सारे पैसे जमीन पर बिखर गए। यूकी ने सोचा कि पैसों का मोह छोड़कर भागना ही बेहतर है, पर तभी रॉयल गार्ड्स ने उसे रास्ता रोक लिया। उसे तुरंत पकड़कर एक अंधेरी और गंदी जेल में डाल दिया गया। यूकी एक ठंडी आह भरता है कि आज का दिन सच में मनहूस है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ड्यूक उसकी जेल के पास आता है। यूकी, तुमने अब ऐसा क्या कर दिया जो यहाँ पहुंच गए? क्या सिलिया ने मिलने से मना कर दिया तो तुमने किसी मासूम को पीट दिया है? मैंने कुछ नहीं किया यार, मैं तो लुट रहा था, पर तुम्हारे इस इडियट हीरो ने मुझ पर पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाई और लॉयर तक नहीं करने दिया। ड्यूक उसे तसल्ली देता है कि रेवन ने केस अपने हाथ में ले लिया है और वो सब वेरीफाई कर रहा है। तभी वहाँ आयरीन नाम की एक एल्फ गार्ड आती है और ड्यूक को ट्रेनिंग पर चलने को कहती है। ड्यूक उससे की मांगता है और यूकी को रिहा कर देता है। आयरीन बताती है कि हीरो युगा अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता है। यूकी थोड़ा हैरान था, पर बाद में युगा ने उसे और रेवन को एक बड़े फीस्ट पर यानी दावत पर बुलाया। युगा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और यूकी को जितना चाहे उतना खाने को कह रहा था। रेवन ने पेपर पर लिखकर युगा को फिर से माफी मांगने को कहा। युगा ने बताया कि उसे पता नहीं था कि यूकी और रेवन दोस्त हैं। उसने रेवन को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। तभी युगा को याद आया कि ये वही लड़का है जो उससे तब टकराया था जब वो मिकाना के साथ था। वैसे तुम्हारा सीलिया के साथ आखिर रिश्ता क्या है? युगा के इस सवाल पर यूकी थोड़ा चौंक जाता है, पर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो और सीलिया बस अच्छे दोस्त हैं। ये सुनते ही युगा उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए पूछता है कि सीलिया के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए वो उसे कुछ टिप्स दे। अब यूकी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो क्या कहे, क्योंकि युगा को अंदाजा भी नहीं था कि वो सलाह अपने ही सबसे बड़े राइवल से मांग रहा है। इससे क्या लगता है ये टिप्स मांगेगा और मैं दे दूंगा? इस छछुंदर को तो बिल्कुल ना दूं। सिचुएशन को ठंडा करने के लिए यूकी कहता है कि वो तो सीलिया से अभी कुछ हफ्ते पहले ही मिला है, इसलिए युगा को उन लोगों से पूछना चाहिए जो उसे बरसों से जानते हैं। युगा उम्मीद से रेवन की तरफ देखता है, पर रेवन तुरंत नोट लिखकर साफ मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। युगा पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि वो मिकाना से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि वो सीलिया से नफरत करती है। ये बात सुनकर यूकी और रेवन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी मिकाना से बात हुई थी। यूकी पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। तब युगा बताती है कि एक डीमन जनरल के खिलाफ जंग के दौरान उस डीमन ने शर्त रखी थी कि सीलिया को वहीं छोड़ना होगा और मिकाना तुरंत इस बात पर राजी हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्या तुम वहां मौजूद थे जो इतने यकीन से कह रहे हो?
यूकी को एहसास होता है कि वो अपनी असलियत बताने की गलती कर रहा था, इसलिए वो बात पलटते हुए कहता है कि उसने ये सब मिकाना से सुना है। युगा फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मिकाना ने सीलिया को वहां छोड़ने का फैसला सिर्फ नफरत की वजह से लिया होगा, पर यूकी उसे समझाता है कि आखिर में फैसला उसका था क्योंकि वो लीडर है। रेवन भी युगा के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। तुम हीरो हो, अपनी गलतियों का बोझ अपने दोस्तों पर डालना बंद करो। ये बात युगा के दिल पर लगती है और वो रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि मिकाना ने हमेशा उसका साथ दिया और उसने बदले में उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। वो तुरंत मिकाना से माफी मांगने के लिए निकलता है, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो जबरदस्ती यूकी और रेवन को भी घसीट कर ले जाता है। बिना दरवाजा खटखड़ाए वो मिकाना के घर में घुस जाता है जहां वो कपड़े बदल रही थी। मिकाना उस पर चिल्लाती है, पर युगा बिना रोके उससे माफी मांगने लगता है कि उसने सारी गलती उस पर थोपी। मिकाना गुस्से में अपनी मैजिक स्टैफ उठाती है और अपनी सारी भड़ास युगा को पीट कर निकालने लगती है। यूकी देखता है कि मामला रेवन संभाल लेगा, इसलिए वो वहां से निकलकर सीधा मैंशन की तरफ भागता है। रास्ते में उसे वही जिम ब्रो सैम सल्क फिर मिलता है, पर इस बार उसकी बहन भी साथ थी। वो यूकी को कपकेक्स का एक नया पैक देती है ताकि पिछली बार की कसर पूरी हो सके। यूकी शुक्रिया कहकर आगे बढ़ता है कि तभी सूट बूट पहने कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। यूकी को लगा शायद फिर कोई नई मुसीबत आ गई, पर पता चलता है कि वो बच्चा जिसे यूकी ने रास्ते में बचाया था वो एक बड़े अमीर खानदान से था। शुक्राने के तौर पर वो लोग यूकी को मीट स्कीवर्स का एक ढेर दे देते हैं। यूकी खुश होकर मैंशन पहुंचता है जहां सीलिया आराम से बैठकर किताबें पढ़ रही थी। यूकी उसे कपकेक्स और स्कीवर्स देता है। सीलिया मुस्कुराकर उन्हें कबूल करती है और चाय लाने ही वाली थी कि तभी युगा वहां कमरे में धावा बोल देता है। सीलिया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, मिकाना पीछे से आकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है और उसे चुप रहने को कहती है। रेवन भी वहीं पहुंच जाता है। मिकाना आगे बढ़कर सीलिया से माफी मांगती है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ दिया था। मिकाना उस वक्त लाखों लोगों की जान खतरे में थी और डीमन किंग को हराना ज्यादा जरूरी था। सीलिया उसे याद दिलाती है कि डीमन किंग को हराने के बाद भले ही मिकाना की सारी माना खत्म हो चुकी थी और वो थककर चूर थी, फिर भी वो पूरी ताकत से भागती हुई सीलिया के पास वापस आई थी ताकि देख सके कि वो ठीक है या नहीं। और सीलिया को सही सलामत देखकर वो वही बेहोश हो गई थी। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। सूरज ढल रहा होता है और सीलिया और यूकी शाम की सैर पर निकलते हैं। यूकी मौका देखकर वही नेकलेस निकालता है जो उसने खरीदा था। सीलिया उसे बड़े प्यार से एक्सेप्ट करती है और यूकी को उन सब बातों के लिए शुक्रिया कहती है जो उसने अब तक उसके लिए की है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक कैरेज पे बैठ के सिसिलिया, यूकी और शिक गांव के लोगों के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, जहां शिक खुश हो रहा होता है कि वो उसकी फेवरेट सवारी पे बैठ पाया। शिक, इतना भी मत उछलो, हम यहाँ पिकनिक पर नहीं जा रहे, हम सिसिलिया की मदद करने जा रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शिक अकेले घर पे बोर हो रहा था, इसलिए वो भी आ गया। तेरी की सोचा था आज हम दोनों की परफेक्ट डेट होगी, पर बीच में ये हराम का बिल्ला कहां से टपक पड़ा। सिसिलिया उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उनका शुक्रिया अदा करती है, पर थोड़ी ही देर में उसका चेहरा उतरने लगता है। यूकी तुरंत फिक्रमंद हो जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या वो ठीक है। सिसिलिया कहती है कि उससे बस थोड़ी उल्टी आ रही है। यूकी मशवरा देता है कि उन्हें शायद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, पर तभी शिक एक सीक्रेट पोशन निकालता है जो पिक्सीज ने बनाया था। सिसिलिया उसे पी लेती है और हैरान करने की बात यह थी कि उसकी तबीयत पल भर में बिल्कुल ठीक हो जाती है। शिक एक तिरछी नजर के साथ यूकी की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि अब बोलो, मेरा आना काम आया ना। सिसिलिया हंसती है और कहती है कि वो सच में खुश है कि वो दोनों उसके साथ आए हैं, इससे उसका हौसला बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद वो उस गांव पहुंचते हैं जहां बीमारी फैली हुई थी। गांव बिल्कुल शांत था, पर वहां जिंदगी की रौनक गायब थी। वहां उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो सिसिलिया को देखते ही पहचान लेता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसी महान प्रीस्टेस हमारे गांव की मदद के लिए आएंगी। सिसिलिया उनका अभिवादन करती है और यूकी और शिक को उनसे मिलवाती है। वो बताती है कि ये दोनों उसके दोस्त और काबिल मेजर्स हैं। वो बुजुर्ग उन्हें एक चर्च ले जाता है जहाँ बीमार लोग पड़े हुए थे। यूकी देखता है कि सिसिलिया पूरे दिल से उन लोगों की सेवा में जुट गई है और वो खुद भी उसकी मदद करने लगता है। वही बुजुर्ग आदमी फिर से यूकी के पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जब यूकी उनसे पूछता है कि क्या किसी की जान गई है, तो बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कुछ दिन पहले एक अनजान शख्स ना आया होता तो शायद आज कोई जिंदा नहीं बचता। उन्होंने बताया कि जब गुंडों ने गांव पर हमला किया था तो उस शख्स ने अकेले उन्हें भगा दिया और फिर गायब हो गया। यूकी को लगता है कि शायद ये गुंडों की आपसी लड़ाई होगी। तभी उसकी नजर सिसिलिया पे पड़ती है जो थकी हुई लग रही थी, पर फिर भी हर किसी की मदद कर रही थी। यूकी उसके पास जाता है और आराम करने को कहता है, पर सिसिलिया साफ मना कर देती है। यूकी यहाँ एक बड़ा फैसला लेता है और अपने एक स्पेल से सिसिलिया को बेहोश कर देता है। गाँव वाले घबरा जाते हैं, पर यूकी उससे अपनी बाहों में उठाकर कहता है कि वो बस थक गई है और उसे नींद की जरूरत है। जब सिसिलिया की आंख खुलती है, वो खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ यूकी और शिक उसका इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत समझ जाती है कि ये यूकी की कारस्तानी है। यूकी, तुम्हें दूसरों के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए, ना कि वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। सिचुएशन थोड़ी इंटेंस हो गई थी, पर यूकी बड़े कॉन्फिडेंस से उसे हैंडल करता है और कहता है कि औरतों को कभी कभी नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है,
क्योंकि वहां अभी तक फेमिनिज्म नहीं पहुंचा था। सिसिलिया थोड़ी बहस के बाद मान जाती है पर वार्न करती है कि दोबारा ऐसा मत करना। यूकी वादा करता है और बताता है कि जब वो सो रही थी उन्होंने मिलकर सारे गांव वालों को ठीक कर दिया है। सिसिलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वही बुजुर्ग आदमी बीच में आ जाता है और बताता है कि गांव के बाहर एक टील नाम की लड़की रहती है जो काफी वक्त से बीमार है। सिसिलिया तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। शाम होते होते वो उस कॉटेज पहुंचते हैं। टील उन्हें देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती है पर उसे खांसी का दौरा पड़ जाता है। शेक अपना पोषण निकालता है और टील को देखते ही वो बेहतर महसूस करने लगती है। शुक्रिया, मुझे यकीन है कि जरूर मेरे रक्षक देवता मुझे बचा रहे होंगे। यूकी कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसकी बात कर रही है। टील बताती है कि जब गुंडों ने हमला किया था वो उस वक्त एक मूर्ति को प्रसाद चढ़ाने गई थी, इसलिए बच गई। उसे लगता है कि उस मूर्ति ने ही उसकी जान बचाई है। यूकी और शिक को लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक होगा, पर टील बताती है कि एक बार जब उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया था तब उस रक्षक देवता ने उन पर डार्क लाइटनिंग गिलाई और उसकी जान बचाई। यूकी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो टील से कहता है कि उन्हें उस मूर्ति के पास ले चले। थोड़ी देर बाद वो उस स्टैचू के पास पहुंचते हैं और उसे देखते ही यूकी के होश उड़ जाते हैं। वो किसी भगवान की नहीं बल्कि एक डेमन की मूर्ति थी। टील अभी भी विश्वास थी और कह रही थी कि उसका रखवाला बुरा नहीं हो सकता। टील को अचानक फिर से खांसी का जोरदार दौरा पड़ता है, जिसे देखकर सिसिलिया फैसला करती है कि उसे तुरंत वापस कॉटेज ले जाना चाहिए। यूकी और शिक वहीं रुककर उस मूर्ति का जायजा लेने लगते हैं। यूकी को महसूस होता है कि ये मूर्ति तो बिल्कुल डीमन किंग के कैसल में मौजूद गारगोयल्स जैसी दिख रही है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उस मूर्ति में जान आ जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। दोनों बड़ी फुर्ती से उसके वार को डॉज करते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि ये सच में एक डिमोनिक शक्ति है। शिक बिना देर किए फाइट पे आता है और एक जबरदस्त किक उस डीमन के चेहरे पर मारता है और फिर उसे एक आम बार में लॉक करके यूकी के इशारे का इंतजार करने लगता है। बस एक इशारा करो यूकी, मैं अभी इसका काम तमाम कर दूंगा। शिक ने अपनी छुरी निकाल ली थी पर यूकी उसे रोक देता है क्योंकि वो उस डीमन से बात करना चाहता था। आजाद होते ही डीमन हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उसे मारने नहीं आए। मैं तुमको याद दिला दूं कि हमला तुमने किया था ना कि हमने। तब वो डीमन माफी मांगता है और अपना राज खोलता है। वो बताता है कि उसे सदियों पहले एक दूर दराज के मंदिर की हिफाजत के लिए बनाया गया था, पर एक दिन डाकुओं ने वो मंदिर लूट लिया और उसे भी चुरा लाए। वही डाकू इस मासूम गांव पर हमला करने वाले थे, इसलिए उसने उन पर डिवाइन जजमेंट गिराई और उनका सफाया कर दिया। तभी से गांव वालों ने उसे अपना रक्षक देवता मान लिया, पर वक्त के साथ सब उसे भूल गए सिवाय उस लड़की टील की। टील रोज यहाँ आती, सफाई करती और बदले में ये डीमन हमेशा उसकी ढाल बनकर रहता। तो तुम्हारा इरादा इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है? मुझे बाकी गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, पर जब तक मैं हूं उस लड़की पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। यूकी को समझ आ जाता है कि ये डीमन खतरनाक नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ देता है और शिक को किसी खास काम पर भेजकर सिसिलिया के पास चला जाता है। चांदनी रात में खूबसूरत जंगल के बीच यूकी और सिसिलिया अकेले चल रहे थे। यूकी उसे बताता है कि वो डीमन किसी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगा, तो बेहतर है हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। सिसिलिया मुस्कुराकर सहमत हो जाती है। चांदनी की रोशनी में सिसिलिया इतनी हसीन लग रही थी कि यूकी के पास अल्फाज ही खत्म हो गए। चलते चलते सिसिलिया का पैर एक टेनी से टकराता है और वो लड़खड़ाती है, पर यूकी तुरंत उसे थाम लेता है। दोनों के बीच का टेंशन साफ महसूस किया जा सकता था, पर सिचुएशन आगे बढ़ती इससे पहले ही वो वापस गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि डाकुओं ने फिर से गांव पर हमला कर दिया है। यूकी और सिसिलिया तुरंत गांव की हिफाजत में लग जाते हैं। यूकी नींद से भले हुए शिक को ऑर्डर देता है कि वो डाकुओं से निपटे। शिक एक लंबी जमाई लेता है और पल भर में 2 डाकुओं को धूल चटा देता है और 2 और का गला रेत देता है। सिसिलिया हैरान थी कि शिक इतना ताकतवर हो सकता है, आखिर वो मेरा सबऑर्डिनेट है, इतना तो बनता है। इसके बाद यूकी खुद मैदान में उतरता है और सिसिलिया पीछे से उसे सपोर्ट करती है। यूकी अपने एक ही स्पेल से 7 डाकुओं को दूर फेंक देता है और एक डाकू जो पीछे से वार करने वाला था उसे भी पलट झपकते ढेर कर देता है। सिसिलिया उसका शुक्रिया अदा करती है, पर तभी जंगल से धुआं निकलता हुआ दिखता है, ठीक उसी जगह से जहां वो गार्डियन डेटी था। यूकी शिक को वहां भेजता है। तभी डाकुओं की एक और वेव आती है, पर यूकी को उनसे डर नहीं लगता। वो अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक बवंडर में कैद कर लेता है और रस्सी से बांध देता है। जब शिक काफी देर तक वापस नहीं आता तो यूकी और सिसिलिया जंगल के अंदर जाते हैं, जहां का नजारा खौफनाक था। टील उस डीमन के लिए रो रही थी जिसके पंख काट दिए गए थे और एक लाल काले लिबास वाला शख्स शिक का गला पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। सिसिलिया तुरंत शिक की तरफ भागती है। यूकी हैरान था कि आखिर ये कौन है जिसने शिक को इतनी आसानी से हरा दिया। ध्यान से यूकी, ये मिलर है, गैलीज एम्पायर का हीरो। यूकी ने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक से ज्यादा हीरो हो सकते हैं। मिलर एक घटिया मुस्कान के साथ कहता है कि वो उनका रास्ता छोड़ दे। जैसे ही वो डीमन को खत्म करने आगे बढ़ता है, यूकी उस पर बिजली गिराता है,
पर मिलर की तलवार सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है। वो बताता है कि उसकी तलवार मैजिक ईटर है जो किसी भी जादू को बेअसर कर सकती है। उसका इरादा दोनों किंगडम्स के बीच जंग शुरू करवाना था। ये कहकर वो डीमन का एक हाथ भी काट देता है, पर यूकी लगातार स्पेल से हमला करता रहता है। भले ही उसका कोई असर नहीं हो रहा था, पर यूकी ने हार नहीं मानी। अचानक मिलर की तलवार में दरारें पड़ने लगती हैं। आखिर ये इंसान की बनाई हुई तलवार ही है, इसकी जादू झेलने की भी एक लिमिट है। यूकी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और मिलर की तलवार के चिथड़े चिथड़े कर देता है। मिलर दंग रह गया, पर अभी तो शुरुआत थी। यूकी ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। मगर वो हीरो उतना कमजोर नहीं था। उसने आखिरी कोशिश में एक मैजिकल बीम छोड़ दी। डीमन को बचाने के चक्कर में टील वो वार अपने ऊपर झेल लेती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मिलर मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। यूकी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो पूरी तरह एक असली डीमन में बदल जाता है और मिलर का पीछा करता है। जंगल में वो मिलर को तब तक पीटता है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता और फिर उसे एक झील में फेंक कर वापस गांव लौटाता है। सिसिलिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी और उसे सब संभालने के लिए शुक्रिया कहती है। टील की जान बच जाती है, पर वो गड़गड़ाती है कि उन्हें उसे कैपिटल सिटी ले जाना चाहिए ताकि वो अपने रक्षक देवता को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सके। सिसिलिया उसे अपनी मेड के तौर पर रखने का फैसला करती है और उस डीमन को एक बुद्धिस्ट स्टैचू के रूप में छुपा देती है ताकि किसी को शक ना हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और टील अब मिकाना के घर में एक मेड के तौर पर काफी खुश दिख रही है। वो गुनगुनाते हुए उस गारगोइल की धूल साफ कर रही थी जो अब एक बुद्धा स्टैचू के रूप में बाहर रखा था। डीमन उसे कहता है कि उसे रोज रोज उसकी सफाई करने की जरूरत नहीं है, पर टील को ये काम पसंद है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे पता है यूकी कहाँ है। गारगोय बताता है कि यूकी तो सिसिलिया के साथ महल गया है, जो टील के लिए एक नई खबर थी। महल के अंदर यूकी और सिसिलिया दोनों घुटनों के बल झुके हुए थे। तभी एक फीमेल गार्ड ऐलान करती है कि वो इस वक्त इस किंगडम के राजा डार्ट्स ऑर्टा क्लैरनीज के सामने खड़े हैं। डार्ट्स देखने में काफी अकड़ू और सख्त लग रहा था। वो तुरंत मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसने उन्हें उस गांव वाले हादसे के सिलसिले में बुलाया है जहां डाकुओं ने हमला किया था। यूकी मन ही मन मुस्कुराता है कि चाहे इंसान हो या डीमन, ये राजा महाराजा हमेशा इतने दिखावटी क्यों होते हैं। लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं जब राजा अचानक अपना टोन बदल के कहता है कि ऐसे बात करके वो एक नंबर का गधा लग रहा है, इसलिए अब से वो नॉर्मल तरीके से बात करेगा। और बताता है कि उसे पता चला है कैसे उन्होंने गैलीज एम्पायर के हीरो मिलर को भगाया और गांव की रक्षा की है। वो कहता है कि इस नेक काम के लिए उन्हें इनाम जरूर मिलेगा। सिसिलिया हमेशा की तरह कहती है कि उसने वही किया जो सही था और उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। अब सिसिलिया तो अमीर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर बेचारे यूकी का क्या, जिसने सारा काम अकेले किया जबकि ये थककर सो रही थी। राजा यूकी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसे इनाम में क्या चाहिए। यूकी यहाँ एक लंबी चौड़ी भाषण देता है। एक राजा भी मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं असलियत में चाहता हूँ। राजा थोड़ा उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है। वो पूछता है कि क्या उसे पैसा चाहिए। यूकी मना कर देता है। राजा पूछता है कि क्या उसे अपने लिए एक हैरम चाहिए। यूकी फिर से सिर हिला देता है। अबे भाई, तेरे को चाहिए क्या? अब क्या ये सिंहासन दे दूं? यूकी तीसरी बार मना करता है और अपने दिल की बात कह देता है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, मुझे बस सिसिलिया का प्यार चाहिए। सिल्विया ये सुनकर दंग रह जाती है और सिसिलिया शर्म से लाल हो जाती है, पर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस मामले में वो सच में कुछ नहीं कर सकता। बाद में जब वो मैंशन ऑफिस आते हैं, यूकी जमीन पर सर रखकर सिसिलिया से माफी मांगने लगता है। सिसिलिया उसे डांटती है कि राजा का दरबार ऐसी बातें करने की जगह नहीं है। तभी सिसिलिया की माँ जो वहीं बैठी थी, इन नए नवेले प्रेमियों की चुलबुलाहट देखकर मजे लेने का फैसला करती है। वो कहती है कि यूकी ने गलती की है तो उसे सजा भुगतनी होगी। वो 1 महीने तक सिसिलिया से नहीं मिल पाएगा। यूकी और सिसिलिया दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। सिसिलिया की माँ हंसती है और सजा कम करके आधा महीना यानी 15 दिन कर देती है। वो हैप्पीनेस को बुलाती है जो बिना सोचे समझे यूकी को गर्दन से पकड़ती है और बाहर ले जाने लगती है। रास्ते में हैप्पीनेस रुकती है और यूकी को खिड़की से बाहर शिक की तरफ देखने को कहती है। शिक गार्डन में अकेला बैठा काफी उदास दिख रहा था। हैप्पीनेस बताती है कि गांव वाले इंसिडेंट के बाद से शिक ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया है और हमेशा ऐसे ही खोया खोया रहता है। यूकी समझ जाता है कि शायद शिक खुद को कसूरवार मान रहा है क्योंकि वो मिलर के हमले से टील और गारगोयल को बचा नहीं पाया था। हैप्पीनेस यूकी को उसके कमरे तक छोड़ देती है जहां वो डीमन और टील आपस में बात कर रहे थे। टील वापस मैंशन जाने की तैयारी करती है और उन दोनों की जाने के बाद यूकी उस डीमन को सब बताता है। डीमन के पास कोई सोल्यूशन नहीं था और वो बस इंतजार करने को कहता है। यूकी अपना वक्त बिताने के लिए क्रेमिन के पास जाता है और उससे ज्यादा काम मांगता है ताकि वो सिसिलिया के लायक बन सके। 15 दिन बीत जाते हैं और यूकी काफी नए क्वेस्ट पूरे करके वापस आता है सिसिलिया से मिलने के लिए बेकरार, पर वही गारगोयल उसे रोक लेता है। अचानक वो गारगोयल वापस डीमन में बदलता है और यूकी देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। मिलर का हमला उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक था और डीमन का शरीर अब धीरे धीरे टूट रहा था।
यूकी कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। डीमन बताता है कि बताने से क्या होता, इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे पास बस 1-2 दिन बचे हैं। यूकी टील का ध्यान रखना, वो अभी भी बहुत बीमार है और कभी भी बेहोश हो सकती है। यूकी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शिक के पोशंस ने उसे ठीक कर दिया है, पर डीमन बताता है कि वो बचपन से उसे देख रहा है और उसे पता है कि कुछ हफ्तों से टील की हालत अंदर ही अंदर बिगड़ रही है। उसके टूटने के बाद टील बिल्कुल अकेली हो जाएगी। यूकी वादा करता है कि वो टील का ध्यान रखेगा, पर साथ ही वो डीमन को भी मरने नहीं देगा। फिक्र मत करो, तुम मेरे कमरे के डेकोर के तौर पर बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें जिंदा रखने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। यूकी बिना वक्त गवाए सीधा ड्यूक से मिलने निकल जाता है और उसे उस डीमन की बिगड़ती हालत के बारे में बताता है। ड्यूक, जो खुद जन्म से एक डीमन है, उसे तुरंत इसका हल दे देता है। वो कहता है कि अगर वो उस गार्गोयल को थोड़ा मैजिसाइड खिला दे तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मगर इससे पहले कि ड्यूक पूरी बात समझा पाता, यूकी शुक्रिया कहकर वहां से भाग निकलता है, भले ही उसे ये तक नहीं पता था कि ये मैजिसाइड आखिर मिलेगा कहाँ। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने देखा सिसिलिया उसकी तरफ भागी आ रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। यूकी, मेरे साथ जल्दी चलो, टील की हालत बहुत खराब हो रही है। वो दोनों तुरंत मैंशन पहुंचते हैं जहां शिक बिना थके अपने पोर्शंस पर काम कर रहा था, पर उसने यूकी को बताया कि मामला हाथ से निकल रहा है क्योंकि कोई भी दवा उसके बुखार को कम नहीं कर पा रही। वो बस उसे मरने से थोड़ी देर और रोक रहा है, पर अगर उसे बचाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। शिक यूकी को कुछ खास हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां लाने को कहता है। यूकी को अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ मिलेंगी, तो सिसिलिया उसके साथ चलने का फैसला करती है। वो दोनों मर्चेंट गिल्ड पहुंचते हैं, पर बदकिस्मती से वहां ना तो वो हर्ब थी और ना ही मैजिसाइड। मर्चेंट ने बताया कि आजकल मैजिसाइड की बहुत कमी है क्योंकि लोग इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूकी पूरी तरह मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसे ट्वाइलाइट ग्रास और मैजिसाइड नहीं मिला तो वो टील और उस डीमन दोनों को खो देगा। तभी क्रेमैन उसके पास आता है और एक क्वेस्ट के बारे में बताता है। पहले मेरी बात सुनो, फिर मना करना। हमें एक मैजिसाइड केव से एक मॉन्स्टर को हटाना है और वहां मैजिकल एनर्जी की वजह से तुम्हें ट्वाइलाइट ग्रास भी मिल जाएगी। यूगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्रेमैन और सोफिया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि सोफिया अपनी मेड को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। शाम होते होते वो पास के गांव पहुंचते हैं। क्रेमैन कहता है कि वो आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह केव जाएंगे। यूकी तुरंत जाना चाहता था, पर क्रेमैन उससे समझाता है कि रात में मॉन्स्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो काम मुश्किल नहीं करना चाहते। साथ ही ये मॉन्स्टर एक म्यूटेटेड रॉक ईटर है जिसने इतना मैजिसाइड खाया है कि अब उस पर जादू का कोई असर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जिसने ये क्वेस्ट दिया है उसे ही मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। अगले दिन सुबह वो केव में दाखिल होते हैं और उनका सामना उस मॉन्स्टर से होता है जो मैजिसाइड क्रिस्टल्स को ऐसे चबा रहा था जैसे कोई चिप्स खा रहा हो। हमें देखते उसने पत्थरों की बारिश कर दी। यूकी ने सिसिलिया को बचाया, सोफिया ने एक ही लात से पत्थर चकनाचूर कर दिया और क्रेमैन ने अपने अजीब स्किल से उन्हें रोका। यूकी ने जादू से हमला किया पर उस मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आई। क्रेमैन ने उसे अर्थ लॉक में कैद किया और सिसिलिया ने डिवाइन चेन्स का इस्तेमाल किया, पर वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उसने सब तोड़ दिया। क्रेमैन एक प्लान बनाता है कि उसे अंदर से खत्म करना होगा। वो अपनी शैडो मैजिक से सोफिया के चारों तरफ एक बैरियर बनाता है ताकि वो मॉन्स्टर के मुंह के रास्ते अंदर जा सके। चिंता मत करो सिसिलिया, मैं क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट हूँ। यूगी ने मॉन्स्टर के चारों तरफ एक फ्रॉस्ट केज बनाया और सिसिलिया ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया। सोफिया तुरंत उसके मुंह में कूद गई और अंदर गायब हो गई। मॉन्स्टर ने आजाद होने की पूरी कोशिश की, पर यूकी और सिसिलिया लगातार अपनी स्पेल से उसे लुक रखते हैं। तब मॉन्स्टर ने अपना आखिरी दांव खेला और अपने शरीर से छोटे छोटे रॉक डीमंस निकाले जिन पर मैजिक का असर नहीं होता था। यूकी ने उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू किया। इसी बीच सिसिलिया की पकड़ ढीली पड़ी और वो जमीन पर गिर गई। मॉन्स्टर जैसे उस पर हमला करने वाला था वो अचानक ढेर हो गया और सोफिया अंदर से बाहर निकल आई। क्रेमैन ने खुशी में उसे गले लगाया और यूकी से ट्वाइलाइट ग्रास लाने को कहा। वो दोनों केव के अंदर से हर्ब्स ले आते हैं। क्रेमैन रात वहीं रुकने को कहता है, पर यूकी को टील की चिंता खाए जा रही थी। वो चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल गया। सिसिलिया जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा क्योंकि यूकी उड़ सकता है। उसने यूकी को सारी हर्ब्स दे दी, जिसके बाद यूकी ने अपनी हॉर्न्स और विंग्स निकाले और आसमान में उड़ता हुआ सीधा टील के पास पहुंचा। उसने शिक को हर्ब्स दी और खुद मैजिसाइड क्रिस्टल लेकर उस डीमन के पास गया और जबरदस्ती इसकी गले से नीचे उतार दिया। पल भर में उस डीमन का हाथ वापस आ गया और वो ताकत से भर गया। वो तुरंत टील के कमरे में गया और बताया कि वो अब ठीक हो जाएगी। बेहद थका हुआ होने के बावजूद यूकी वापस उस गांव उड़कर गया ताकि किसी को उसकी असलियत न पता चले। सिचुएशन काफी थका देने वाली थी, पर यूकी की मेहनत रंग लाई और अंत में उसे इसका सबसे बड़ा इनाम मिला, सिसिलिया की गोद में सर रखकर सोने का मौका। पिछले हादसे को बीते कुछ दिन हो चुके थे। यूकी के पास करने को कुछ खास नहीं था, इसीलिए वो शहर की सड़कों पर आवारागर्दी कर रहा था। तभी उसे क्रेमैन दिखता है जो काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। यूगी तुरंत उसके मजे लेने पहुंच जाता है। अरे क्रेमैन, तुम अभी तक गिफ्ट ढूंढ रहे हो?
तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यूकी उसे एक दुकान पर ले जाता है और एक कैट ईयर्स यानी बिल्ली के कान उठाकर पहन लेता है। वो कहता है कि ये उनकी लव लाइफ में थोड़ा स्पाइस भर देगा, पर क्रेमैन उसे तुरंत झाड़ देता है। क्रेमैन साफ कहता है कि उसे सिर्फ मेड आउटफिट पसंद है और उसके आगे कुछ नहीं टिकता। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी यूकी की नजर एक फुल बॉडी सूट और हेलमेट पे पड़ती है। यूकी का दिमाग, जो सोशल मीडिया के मीम्स देख देख कर थोड़ा हिल चुका था, तुरंत उस सूट का दीवाना हो जाता है। उसे लगता है कि ये पहनकर वो किसी मिस्टीरियस एंटी हीरो जैसा लगेगा। वो तुरंत वो कॉस्ट्यूम और एक जिगजैग तलवार उठा लेता है और किसी जेनेरिक एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह एक्टिंग करने लगता है। मुझे क्वेस्ट दो, अब वक्त आ गया है कि दुनिया डार्क स्वॉर्ड्समैन का जलवा देखे। क्रेमैन बाजार में तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे गिल्ड हाउस ले जाता है। रिसेप्शनिस्ट क्रेमैन को देखकर हैरान थी क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। फिर उसकी नजर यूकी पर पड़ती है, जो अजीब और गरीब सूट पे खड़ा था। वो उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है कि क्या ये क्रेमैन का कोई नया फेमिलियर यानी शैतान है। यूकी तुरंत गरज कर बोलता है कि वो इस धरती से तबाही खत्म करने वाला डार्क स्वॉर्ड्समैन है। क्रेमैन थककर कहता है कि इसे कुछ क्वेस्ट दे दो ताकि ये इडियट यहाँ से जाए। रिसेप्शनिस्ट 4 बड़े ए रैंक क्वेस्ट निकलती है। यूकी कहता है कि वो सारे क्वेस्ट अकेले ही पूरे करेगा। अगली सुबह वो अपने पहले मिशन पे निकलता है, एक ब्लैक ड्रैगन का दिल लेकर आना। यूकी जंगल के बीच उस ड्रैगन को ढूंढ निकालता है। ड्रैगन उस पर हमला करता है, पर यूकी अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में अपनी तलवार से ड्रैगन का काम तमाम कर देता है। वो ड्रैगन का दिल लेकर गिल्ड वापस आता है और उस औरत को देता है जिससे अपनी बेटी के इलाज के लिए इसकी जरूरत थी। गिल्ड में सब लोग हैरान थे कि इस नए बंदे ने अकेले ब्लैक ड्रैगन को मार के रहा। क्रेमैन भी मनी मन मानता है कि यूकी भले ही एक नंबर का जोकर हो, पर टैलेंट उसमें कूट कूट कर भरा है। यूकी एक करके सारे क्वेस्ट खत्म कर देता है। अब सिर्फ आखिरी मिशन बचा था, लुटेरे के ग्रुप को पकड़ना। रात होते ही डॉक्स यानी जहाज घाट का इलाका सुनसान हो जाता है। लुटेरों का ग्रुप गार्ड्स को बेहोश करके एक मर्चेंट के वेयरहाउस में घुस जाता है। वो मर्चेंट को जान से मारने की धमकी देते हैं, पर तभी अंधेरे से डार्क स्वॉर्ड्समैन यानी यूकी की एंट्री होती है। तुम्हारा कहर आज खत्म होता है। अगर मर्चेंट को हाथ भी लगाया तो पहले मुझसे निपटना होगा। 2 लुटेरे तुरंत यूकी पर हमला करते हैं, पर यूकी उनका मजाक उड़ाते हुए उनके वार डॉज करता है। वो अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। पहला वार तो खाली जाता है, पर दूसरा सीधा उस ग्रुप की लड़की को लगता है, वो बेहोश हो जाती है। अगला झटका उसके साथी को लगता है, जो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब सिर्फ उनका लीडर बचा था, एक हरे बालों वाला लड़का। हरे बालों वाला लीडर तुरंत अपनी मैजिकल बुक निकालता है और यूकी पर जादू से हमला करने की कोशिश करता है, पर यूकी की लाइटिंग मैजिक उस पर भारी पड़ती है और एक झटके में उसे बनी ढेर कर देती है। जब सारे लुटेरे पकड़े गए तो यूकी मर्चेंट के सामने खड़ा होकर एक लंबा एनीमे मोनोलॉग देने लगता है। तभी वहाँ रॉयल गार्ड्स, ड्यूक और रेवन पहुंचते हैं और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये कॉस्ट्यूम वाला इडियट कोई और नहीं बल्कि यूकी है। नाइट लड़की उससे सरेंडर करने को कहती है, पर यूकी तुरंत वहां से गायब हो जाता है। रेवन सबको समझाता है कि इस क्लाउन का पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोर तो पकड़े ही गए हैं। यूकी कुछ डिब्बों के पीछे छुपकर सोच रहा था कि किसी ने उसे नहीं पहचाना। तभी ड्यूक वहां आता है। बाहर आ जाओ, हमें पता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन तुम ही हो। मैं किसी यूकी को नहीं जानता, मैं हेलमेट और तलवार के साथ ही पैदा हुआ था। बस करो यार, ये काफी एम्बैरेसिंग हो रहा है। अगर तुमने ये क्रिंज हरकतें बंद नहीं की तो सिसिलिया को तुमसे इक हो जाएगा और फिर कोई मर्द तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ड्यूक वहां से चला जाता है और यूकी जब आईने में खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सोर्ड आर्ट ऑनलाइन के किरीटों का सस्ता वर्जन लग रहा है। शर्म के मारे वो अपना कॉस्ट्यूम उतारता है और गिल्ड वापस जाकर इनाम लेता है। क्रेमैन बताता है कि वो लुटेरे पहले नॉर्मल थे, पर एक पुरानी जादू की किताब मिलने के बाद वो पागल हो गए और वैलेंटाइंस डे को बर्बाद करने की कसम खा ली। उन्होंने सारे शहर की चॉकलेट चुरा लिए थे। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था। यूकी तैयार होकर सिसिलिया के इंतजार कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने टील खड़ी थी मेड आउटफिट में, पर वो यूकी के लिए नहीं बल्कि उस गार्गोएल यानी कि बुद्धा स्टैचू के लिए चॉकलेट लाई थी और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। यूकी सोचता है कि क्या ये गार्गोएल किसी लिस्ट पर तो नहीं। यूकी गिल्ड पहुंचता है जहाँ क्रेमैन सूफिया की बनाई हुई चमकती हुई चॉकलेट्स खा रहा था। ड्यूक को भी वही नाइट लड़की चॉकलेट देती है और यहाँ तक कि रेवन को भी हैप्पीनेस चॉकलेट दे रही थी। हर जगह कपल्स देखकर यूकी का खून खौलने लगता है। पूरे शहर में सब खुश थे सिवाय यूकी के। युगा के पास तो लड़कियों की लाइन लगी थी। वहाँ उसे मेकाना मिलती है जो युगा के लिए चॉकलेट लाई थी, पर भीड़ देखकर हिचकिचाती है। युगा खुद उसके पास आता है और मेकाना की बनाई हुई पत्थर जैसी सख्त चॉकलेट भी खुशी खुशी खा लेता है। हार मानकर यूकी सिसिलिया के मैंशन जाता है, पर वो घर पर नहीं थी। सिसिलिया की माँ उसे थोड़ी चॉकलेट देती है। तभी ड्यूक भागा हुआ आता है और बताता है कि वो लुटेरे जेल से भाग गए हैं और उनका लीडर एनवी एक बहुत बड़े अर्थ मॉन्स्टर पर सवार होकर शहर में तबाही मचा रहा है। एनवी एक इंसेल की तरह चिल्लाने लगता है कि युगा जैसे चैड्स सारी लड़कियां ले जाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं बचता है, इसलिए वो सबकी चॉकलेट तबाह कर देगा। यूकी एक बिल्डिंग पर चढ़कर फिर से एनीमे हीरो की तरह चिल्ला जाता है कि वो उनका दर्द समझता है क्योंकि उसे भी हॉट मॉम से ही चॉकलेट मिली है। एनवी गुस्से में यूकी पर फायरबॉल्स बरसाता है और उसे नीचे गिरा देता है। मॉन्स्टर सबकी
चॉकलेट सूखने लगता है। रेवन उसे काटने ही वाला था कि मिकाना उसे रोकती है क्योंकि वो मॉन्स्टर फट सकता है। अंत में यूकी गुस्से में अपनी लाइटनिंग मैजिक से एनवी की जादू की किताब जला देता है, जिससे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। यूका जब एनवी को गिरते हुए बचाता है तो पता चलता है कि एनवी दरअसल एक लड़की थी। वो इसलिए नफरत करती थी क्योंकि लड़के उसे भाव नहीं देते थे। यूका अपनी हसीन बातों से उसे भी अपना दीवाना बना लेता है और मामला सुलझ जाता है। इतनी भागम भाग और खतरनाक लड़ाइयों के बाद आखिरकार यूकी को भी अपना हैप्पी एंडिंग मिल ही जाता है। सिसिलिया उसके पास आती है और उसे एक स्पेशल गिफ्ट देती है, लजीज चॉकलेट केक जो उसने खास तौर पर यूकी के लिए अपने हाथों से बेक किया था। यूकी के लिए तो ये किसी भी ट्रेजर या इनाम से कहीं बढ़कर था। अगले दिन क्रीमैन यूकी को एक क्वेस्ट की पूरी सिचुएशन समझाने लगता है। वो बताता है कि पिछले काफी समय से कार्गो शिप्स से सामान चोरी होने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये काम किसी पूरी टीम का भी हो सकता है या फिर शायद कोई एक शख्स अकेले ही ये सब कर रहा है, जिसके बारे में फिलहाल कोई ठीक ठिकाना नहीं मिला था। क्रीमैन यूकी से पूछता है कि क्या वो इस खतरनाक क्वेस्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा। यूकी के दिमाग में तो उस वक्त सिर्फ सुहाना समंदर और ठंडी हवाएं चल रही थी। वो सोच रहा था कि इस बहाने वो सिसिलिया के साथ वहाँ अच्छा वक्त बिता पाएगा और कुछ नई यादें बना सकेगा। ये चोरियां बढ़ती जा रही हैं यूकी, क्या तुम इसे हैंडल करोगे? समंदर का किनारा और ढेर सारी यादें, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ हैप्पीनेस की एंट्री होती है और पता चलता है कि वही यूकी के साथ जाने वाली है। असल में यूकी ने सिसिलिया से साथ चलने को कहा था, पर वो अगले 2-3 दिनों तक काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसने अपनी जगह हैप्पीनेस को भेज दिया। ये सुनकर बेचारा यूकी थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसके सारे रोमांटिक प्लान्स धरे के धरे रह गए। उधर रेवन भी उनके साथ इस मिशन पर जाने वाला था। रेवन नोटिस करता है कि हैप्पीनेस ने वही गिफ्ट पहना हुआ है जो वो उसके लिए लाया था। ये देखकर उसके दिल को काफी सुकून मिलता है, पर रेवन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या हैप्पीनेस को ऐसे मिशन पर ले जाना सही रहेगा? तू फिक्र मत कर भाई, वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके पास कमाल की मैजिकल एनर्जी है। यूकी की बातें सुनकर रेवन थोड़ा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि यूकी हैप्पीनेस को कितने अच्छे से जानता है, जबकि वो खुद उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानता। ये बात उसे थोड़ी चुभ रही थी। यूकी उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे दिलासा देता है कि इस सफर के दौरान उससे भी हैप्पीनेस को करीब से जानने का पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद ये सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तुम दोनों यहाँ की खबरें निकालो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। यूकी ने उन दोनों को जानबूझकर अकेला छोड़ता है ताकि उन्हें साथ में थोड़ा टाइम मिल सके। इधर सीन शिफ्ट होता है हैप्पीनेस पर, जो एक लोकल शख्स से कार्गो शिप्स के बारे में पूछताछ कर रही थी। पर बेचारी हैप्पीनेस इतना अटक अटक कर बोल रही थी कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी रेवन बीच में आता है और लिखकर उस शख्स से सवाल पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो खुद शिप पर काफी वक्त से गार्ड का काम कर रहा है, पर फिर भी चोरियां रुक नहीं रही है। वो ये भी कहता है कि उन जैसे मामूली लोगों की बात पर कोई जल्दी यकीन नहीं करता। आप फिक्र मत कीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर गार्ड और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद जब यूकी वहां वापस आता है तो रेवन उसे वो सारी जानकारी बताता है जो उसने गार्ड से निकाली थी। रेवन बताता है कि ये लोग किसी डीमन का जिक्र कर रहे हैं जो ये सब कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक मर्मेड है। ये मर्मेड्स अपने सुरीले गाने से सबको हिप्नोटाइज कर देती हैं और फिर आराम से सामान चोरी कर लेती हैं। ये सुनकर यूकी काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे एक असली मर्मेड देखने का मौका मिलने वाला था। तभी वहाँ के लोग यूकी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, उन मर्मेड्स की वजह से लोग गायब हो रहे हैं, हमें जल्द पता लगाना होगा कि इन मर्मेड्स आखिर चाहती क्या है। यूकी हैप्पीनेस से बात करते हुए सोचता है कि इन चोरी के पीछे का असली मकसद क्या है। तभी रेवन वहाँ पेन और पेपर लेकर आता है जो आगे उनके काम आने वाला था। हैप्पीनेस उसे खुशी खुशी कुछ खाने के लिए देती है, जिसे देखकर रेवन का दिन बन जाता है। रेवन फिर बताता है कि जब वो सामान खरीद रहा था तब उसके पास एक अनजान आदमी आया था जिसने उसे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी कि एक खास जगह पर काफी सारा कार्गो शिप का सामान इकट्ठा किया गया है, वहीं उन मर्मेड्स का ठिकाना हो सकता है, तुम्हें वहां जरूर चेक करना चाहिए। लोकेशन मिल गई, शाबाश रेवन, अब मजा आएगा। लोकेशन का पता चलते ही सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बिना वक्त गवाए उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो सुनसान ठिकाने पर पहुंचते हैं तो पहली नजर में वहां सब कुछ बिल्कुल शांत दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई है ही नहीं। जैसे ये लोग ठिकाने के अंदर कदम रखते हैं, वहाँ अचानक एक बहुत ही प्यारी सी मर्मेड प्रकट हो जाती है। वो बिना वक्त गवाए एक बेहद सुरीला गाना गाना शुरू कर देती है, पर उसकी आवाज का जादू इतना खतरनाक था कि यूकी और उसकी टीम तुरंत अपने कान बंद कर लेते हैं। कान बंद रखो, अगर ये धुन दिमाग तक पहुंची तो हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे। तभी हैप्पीनेस मैदान में आती है और अपनी सुरीली आवाज में पलटवार करती है। अब वहाँ दो अलग अलग सुरों की टक्कर हो रही थी, जिस वजह से मर्मेड का जादू कमजोर पड़ने लगता है। यूकी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। मर्मेड वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर यूकी उसे चारों तरफ से घेर लेता है। रेवन ने अपनी तलवार निकाल ली थी और ऐसा लग रहा था कि अब मर्मेड का बचना मुश्किल है, पर तभी वो मर्मेड रोने लगती है और एक ऐसी बात कहती है जो सबको हैरान कर देती है, मुझे मार दो अगर चाहते हो, पर प्लीज मेरे एक दोस्त को बचा लो, उसे इंसानों ने कैद कर रखा है। मैं एक डीमन की बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुमने ही ये सारी चोरियां की है। रेवन का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, पर बेचारी मर्मेड की आंखों में सच्चाई और दर्द साफ दिख रहा था।
तभी हैप्पीनेस बीच में आकर रेवन को रोक देती है। रेवन हैरान था कि हैप्पीनेस एक डीमन का साथ क्यों दे रही है जिसने कार्गो शिप्स को लूटा है। यूकी मामले को शांत करवाने आता है पर रेवन उस पर भी भड़क जाता है कि वो एक दुश्मन का सपोर्ट कैसे कर सकता है। यूकी उसे समझाता है कि शायद ये लड़की सच बोल रही है और हमें कम से कम उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। आखिरकार रेवन अपनी तलवार पीछे कर लेता है। रेवन के हटते ही हैप्पीनेस चैन की सांस लेती है पर उसके चेहरे पर डर साफ था, मान लो उसके साथ पास्ट में भी ऐसा कुछ बुरा हुआ हो। यूकी उसे शांत करवाता है, फिर मोमेट से उसका नाम और पूरी कहानी पूछता है। मोमेट बताती है कि कुछ लुटेरों ने उसे और उसकी दोस्त को कैप्चर कर लिया था। वो बदमाश उनके गाने का इस्तेमाल कार्गो शिप्स के गार्ड्स को हिप्नोटाइज करने के लिए करते थे ताकि वो आराम से लूटपाट कर सके। हमें आंखें बंद करके लाया गया था, इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता, पर मेरी दोस्त अभी भी उनके पास है। अगर यह सच है तो वो लोग सामान लेने जरूर आएंगे, हम उनका पीछा करके ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ लुटेरों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो अपनी अगली लूट को लेकर काफी एक्साइटेड थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि रेवन उनके सामने आ खड़ा होता है। लुटेरे उसे अकेला देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर इन्हें नहीं पता था कि वो किसके पंगे ले रहे हैं। रेवन अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है। जो कुछ बदमाश बचकर भागने की कोशिश करते हैं, आगे हैप्पीनेस उल्टा रास्ता रोककर खड़ी थी। अगले ही पल वो सारे लुटेरे रस्सी से बंधे हुए जमीन पर पड़े थे। हमें छोड़ो, हम निर्दोष हैं, ये सब उस मोमेट ने किया है। बकवास बंद कर और बताओ दूसरी मोमेट कहाँ है। डर के मारे लुटेरे तुरंत लोकेशन उगल देते हैं। वहां पहुंचकर वो एक बड़े बॉक्स से दूसरी मर्मेड को आजाद करवा देते हैं। हैप्पीनेस तुरंत उसे कपड़े से ढक देती है और यूकी उनसे बात करके कंफर्म करता है कि मर्मेड की कहानी एकदम सच थी। बातों बातों में पता चलता है कि मर्मेड इंसानों की तरह चल भी सकती हैं। जब यूकी ध्यान से उसे देख रहा होता है तो हैप्पीनेस को जलन होने लगती है और गुस्से में यूकी की शिकायत उसके मास्टर से करने की धमकी देती है। अरे मैं तो बस देख रहा था और तू शिकायत किससे करेगी। आखिरकार दोनों मर्मेड दोस्त मिल जाती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो यूकी और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए गाना गाना चाहती हैं। यूकी पहले तो डरता है कि कहीं फिर से हिप्नोटाइज ना हो जाए, पर वो बताते हैं कि एक नॉर्मल और प्यारा गाना होगा। उनकी धुन इतनी सुकून भरी थी कि हैप्पीनेस भी उनके साथ गुनगुनाने लगती है और माहौल काफी खुशनुमा हो जाता है। जाने से पहले यूकी उन्हें सावधान रहने की सलाह देता है क्योंकि दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया और बुरा बर्ताव किया। रेवन को पछतावा होते देख मर्मेड उसे माफ कर देती है और जाते जाते उसकी गाल पर एक प्यारा सा किस करती है। ये देखकर हेवन उसका गुस्सा आसमान छू जाता है। वो पहले तो यूकी से माफी मांगती है और फिर उसे मैजिक से दूर फेंक देती है। इसके बाद वो खुद आगे बढ़कर रेवन को किस करती है, जिसे देखकर यूकी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ सबकी सेटिंग हो रही है, पर वो बेचारा अकेला ही रह गया। रेवन और हैप्पीनेस दोनों शर्म से लाल हो रहे थे और यूकी उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहा था। इसके कुछ दिन बाद यूकी सिसिलिया से मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ टिल आ जाती है। टिल उससे बताती है कि सिसिलिया इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। यूकी इस हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, पर टिल थोड़े नखरे दिखाते हुए कहती है कि वो यहाँ यूकी की मदद करने नहीं बल्कि अपने रक्षक देवता से मिलने आई है। और वो रक्षक देवता और कोई नहीं, वही डीमन गार्गोइल है जिसे टिल हद से ज्यादा पसंद करती है। यूकी के वहाँ से जाते ही टिल अपने रक्षक देवता से बिल्कुल चिपक जाती है और बताती है कि वो अब तक यूकी के सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही थी, पर असल में यूकी को ये सब पहले से ही पता था। इसके बाद टिल अपने रक्षक देवता को ढेर सारी खाने पीने की चीजें देती है, जिसे देखकर वो बेचारा भी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूकी को सिसिलिया ही घर पर देखते हैं, जहाँ दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। यूकी, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या उसका और सिसिलिया का रिश्ता सिर्फ इस चाय तक ही सिमट कर रह जाएगा या कभी आगे भी बढ़ेगा। हर बार की तरह वो चाय पीकर वहाँ से निकल जाता है, पर इस बार वो थोड़ा सीरियस था और अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। यूकी सीधा ड्यूक के पास पहुंचता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करके मदद मांगता है। ड्यूक थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आखिर उन्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई। यूकी बताता है कि उसे ड्यूक पर पूरा भरोसा है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। यूकी उसे बताता है कि जब वो सिसिलिया के घर से निकला तो उसने इनविजिबल मैजिक का यूज करके उस पर नजर रखने की कोशिश की ताकि वो जान सके कि उसके जाने के बाद सिसिलिया क्या करती है। उसने देखा कि सिसिलिया उस वक्त शीक के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर यूकी को एहसास हुआ कि वो सिसिलिया के बारे में अभी बहुत कम जानता है। कैप्टन, ये आप क्या कर रहे थे? माना कि आप उन्हें पसंद करते हैं, पर ऐसे चोरी छिपे नजर रखना गलत बात है। अरे नहीं, मैं नजर नहीं रख रहा था, बस ये देखना चाहता था कि वो मेरे बाद क्या करती है। यहाँ ड्यूक काफी गुस्सा हो जाता है और मजाक में कहता है कि वो यूकी को इस गलत काम के लिए अरेस्ट कर लेगा। यूकी बेचारा डर जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। ड्यूक उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा और सिर्फ चाय पीकर आता रहा तो उसका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो यूकी को सलाह देता है कि अगर उसे रिलेशनशिप ग्रो करना है तो उसे सिसिलिया के बारे में और भी बातें जाननी होंगी। यूकी को ये आइडिया काफी पसंद आता है। तभी वहाँ मिकाना आ जाती है जो उनकी बातें सुन लेती है और हैरानी से पूछते हैं कि क्या यूकी सच में इतने गलत काम करता है। यूकी बात को संभालते हुए कहता है कि वो लोग तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे। मिकाना, तुम यहाँ बैठो, तुम सिसिलिया को अच्छे से जानती हो तो यूकी की थोड़ी मदद करो। इसके बाद यूकी, रेवन और मिकाना साथ बैठते हैं और सिसिलिया के बारे में बातें होने लगती हैं। मिकाना बताती है कि सिसिलिया की वजह से ही उनकी हीरो पार्टी टिकी हुई थी, क्योंकि यूगा लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर था और अक्सर लड़कियों से घेर लेती थी। ऐसे में मिकाना कुछ बोल नहीं पाती थी, पर सिसिलिया ही थी जो उन सबको शांत करवाती थी ताकि उनका मिशन पूरा हो सके। टीम का सारा वर्कलोड वही संभालती
पड़ती थी। ये सुनकर यूकी को गुस्सा आता है कि उन लोगों ने सिसिलिया पर इतना ज्यादा काम क्यों डाल रखा था। तभी रेवन बताता है कि उन सब का एक मॉनिकर यानी एक निकनेम है। मेगाना सिसिलिया का निकनेम बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ सिसिलिया खुद आ जाती है। सिसिलिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। उसके जाने के बाद रेवन यूकी की मदद करने के लिए उसे एक चर्च लेकर जाता है जहाँ सिसिलिया अक्सर जाया करती थी। वहाँ पहुंचते उन्हें पता चलता है कि चर्च की एक लड़की पूछ रही थी कि क्या आज होली मदर यहाँ नहीं आएंगी। तब उन्हें पता चलता है कि सिसिलिया का निकनेम होली मदर है। यूकी सोच में पड़ जाता है कि उसे ये नाम क्यों दिया गया है। इस मोमेंट पर सब कंफ्यूज हो गए। वो डिसाइड करता है कि उसे सिसिलिया के साथ किसी लंबे क्वेस्ट में जाना चाहिए जहाँ उसे काफी वक्त मिल सके और वो उसे और भी बेहतर तरीके से जान सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि यूकी सिसिलिया का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो दोनों मिशन पर जा सके, पर तभी अचानक वहाँ मिकाना आ जाती है। उसे देखकर यूकी काफी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। मिकाना उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसे पता है यूकी यहाँ सिसिलिया के करीब आने के लिए आया है, इसलिए शायद उसे मिकाना की मदद की जरूरत पड़ जाए। यूकी अपना प्लान बताते हुए कहता है कि वो एक हॉन्टेड मैंशन में जाएंगे जहाँ बहुत सारे घोस्ट होंगे। यूकी का प्लान था कि सिसिलिया उन्हें देखकर डर जाएगी और तब वो हीरो बनकर उन घोस्ट को भगा देगा। शायद इसी बहाने सिसिलिया को उससे प्यार हो जाए। भाई तू पागल है क्या? तुझे याद नहीं कि वो एक प्रीस्टेस है? भला उससे घोस्ट से डर क्यों लगेगा? तू एक नंबर का मूर्ख है। मिकाना की बात सुनकर यूकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब आगे क्या करें। मिकाना उसे एडवाइस देती है कि प्लान तो अब चेंज नहीं हो सकता, बस इतना ध्यान रखना है कि सिसिलिया के थोड़ा क्लोज रहने की कोशिश करना। तभी वहाँ सिसिलिया और हैप्पीनेस भी आ जाती हैं। यूकी का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था क्योंकि वो अकेला जाना चाहता था, पर अब उनके साथ 2 लोग और एक्स्ट्रा जा रहे थे। वो मैंशन देखने में काफी डरावना लग रहा था और वो सब धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करते हैं। कैप्टन, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्यार से रहना और सिसिलिया के साथ वक्त बिताना। मैंशन के अंदर पहुंचते उनका सामना स्केलेटन मॉन्स्टर से होता है। सिसिलिया तुरंत अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करती है और बड़ी आसानी से उनका सफाई कर देती है। यूकी भी अपने वाटर मैजिक से मॉन्स्टर्स को हराने लगता है। यूकी पूरे रास्ते सिसिलिया का ध्यान रख रहा था और काफी मेहनत के बाद वो मैंशन के आखिरी कमरे तक पहुंच जाते हैं। ये अनडेड किंग का कमरा था जो उस मैंशन का बॉस था। बॉस को देखकर यूकी की हंसी निकल जाती। सच में भाई, तू इस डंजन का बॉस है? मेरे साथ लड़ना तो तेरे लिए सम्मान की बात होगी। अनडेड किंग गुस्से में अपनी तलवार से यूकी पर अटैक करता है, पर यूकी काफी आसानी से डॉज करके उसे एक जोरदार लात मारता है। इससे बॉस के सिर का क्राउन नीचे गिर जाता है। यूकी उसे चढ़ाते हुए हंसने लगता है कि क्राउन की बिना तो गंजू दिख रहा है। अनडेड किंग डरकर भागता है और अपना क्राउन वापस पहन लेता है, जिसके बाद वो थोड़ा ताकतवर महसूस करने लगता है। वो फिर से अटैक करता है, पर यूकी हल्की लात मारता है जिससे उसकी तलवार दूर जा गिरती है। अब वो बॉस हार मान चुका था और पावन होने के लिए रेडी था। तुम इस क्राउन को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, पर ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिसिलिया को लगता है कि शायद ये किसी जगह का प्रिंस होगा, इसलिए उसे अपना ताज इतना पसंद है। वो बड़ी काइंडनेस के साथ उस मॉन्स्टर और उसके ताज दोनों को प्यूरिफाई कर देती है। सिसिलिया का इतना प्यार और दया भाव देखकर यूकी काफी हैरान हो जाता है। उसे डीमन कासल की वो बात याद आती है जब सिसिलिया ने उससे कहा था कि वो रियल वर्ल्ड में उसकी मदद करेगी। अब यूकी को समझ आ गया था कि सब उसे होली मदर क्यों बुलाते हैं। सिसिलिया ने इतनी पावर यूज कर रही थी कि वो काफी कमजोर महसूस करने लगी थी। यूकी तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। सिसिलिया ही देखकर काफी प्लश करने लगती है। मैंशन से बाहर निकलने के बाद यूकी मिकाना से पूछता है कि उसे इस काम के लिए कितने पॉइंट्स मिलेंगे। मिकाना उसे 0 पॉइंट्स देती है क्योंकि उसके हिसाब से यूकी का काम इतना कमाल का था कि उसे किसी रेटिंग की जरूरत ही नहीं थी। वो यूकी को एक एडवाइस देती है कि वो जैसा है उसे वैसे ही रहना चाहिए बिना किसी एक्सट्रैक्टिंग के। इसके बाद यूकी फिर से सिसिलिया के घर चाय पीने जाता है। सिसिलिया उसे बताती है कि वो ऑर्फनेजेस में गई थी जहाँ उसे उसके निकनेम के बारे में पता चला, पर वो चाहती थी कि यूकी उसे उस नाम से ना बुलाए। ये निकनेम मुझे युगा ने दिया था, पर मुझे थोड़ी शर्म आती है। सच बताऊं तो ये नाम तुम्हें काफी सूट करता है, मैंने खुद तुम्हें स्केलेटन किंग को प्यूरिफाई करते हुए देखा है। सिसिलिया बताती है कि युगा कहता था कि वो सारे काम एक माँ की तरह करती है, इसलिए वो उसे मदर बुलाता था और धीरे धीरे सब उसे होली मदर कहने लगे। ये सुनकर यूकी को काफी सुकून मिलता है और दोनों खुलकर हंसते हैं। सिचुएशन काफी डेंजरस दिख रही थी, पर एंड में सब कुछ हैंडल हो जाता है। कुछ दिन बीत चुके हैं और गार्गोयल अचानक से यूकी से कहता है कि उसे अब कोई काम ढूंढना होगा। यूकी पहले तो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद गार्गोयल को उसके कमरे में बुरा लग रहा है, पर असली वजह कुछ और ही थी। गार्गोयल बताता है कि टिल बेचारी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है ताकि वो उसके लिए हर रोज मैजिकल ओर्स खरीद सके। उसे अब एहसानमंद महसूस हो रहा था और वो टिल की मदद करना चाहता था। ठीक है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, चल तुझे एक असली एडवेंचरर बनाते हैं। यूकी फिर से अपना ब्लैक थंडर वाला डिस्गाइज पहनाता है और गार्गोयल को एक डेमोनिक मास्क पहनाकर एडवेंचरर्स गिल्ड ले जाता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर इतना डर जाती है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला होता है। वो चिल्लाते हुए क्रेवेन को बुलाती है ताकि वो इन खतरनाक कस्टमर से निपट सके। क्रेवेन जब बाहर आता है तो थोड़ा चिढ़ावा होता है क्योंकि वो अंदर अपनी पत्नी के हाथ का खाना एंजॉय कर रहा था, पर काम तो करना ही था। क्रेवेन बिना किसी देरी के गार्गोयल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट
कंप्लीट कर देता है और उसे एक एडवेंचर कार्ड दे देता है। इसके बाद यूकी उसे बाजार ले जाता है ताकि वो वेपन्स और गियर खरीद सके। गार्गोयल थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो अपना मैजिक क्यों नहीं यूज कर सकता, पर यूकी उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी डीमन आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है। अगली सुबह जब वो दोनों गिल्ड वापस आते हैं तो क्रेमन बताता है कि कोई स्पेशल गेस्ट यूके का इंतजार कर रहा है। यूकी जब पीछे जाता है तो वहां सिसिलिया खड़ी थी। यूकी ने मास्क पहना था पर सिसिलिया ने एक पल में उसे पहचान लिया और यूकी बिना किसी प्रेशर के तुरंत सरेंडर कर देता है। सिसिलिया बताती है कि सोफिया ने सब बता दिया था क्योंकि उसे पता है कि यूकी अपनी अजीब हरकतों से मुसीबत खड़ी कर सकता है। सिसिलिया थोड़ी वरिड थी, पर जब उसे पता चलता है कि यूकी सिर्फ गार्गोयल की मदद कर रहा है तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है। यूकी, तुम्हें इस डिस्गाइज में घूमने की क्या जरूरत है? मैं बस गार्गोयल के साथ थोड़ा फिट इन होने की कोशिश कर रहा था। सिसिलिया उनकी मदद करने का ऑफर देती है। यूकी मना करने की कोशिश करता है पर सिसिलिया को एक नई एडवेंचरर गार्गोयल के साथ यूकी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें अपना पहला क्वेस्ट मिलता है, एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढना। क्लाइंट से मिलते वक्त यूकी अपनी जोर जोर की बातों से उन्हें डराने लगता है, पर सिसिलिया बात संभालती है और शांति से सब डिटेल्स पूछती है। सिसिलिया भी एक बिल्ली का स्केच बनाती है, वहीं दूसरी तरफ यूकी क्लाइंट के कपड़ों से उस बिल्ली की स्मेल सूंघने लगता है। गार्गोयल सोच रहा होता है कि ढूंढना कहां से शुरू करें, तभी यूकी अपने हीरो गियर में जंप मार के छत पर पहुंच जाता है और अपनी पावरफुल स्मेल से बिल्ली को ट्रैक करने लगता है। जल्द ही उसे एक गली में वो बिल्ली मिल जाती है जो अपने किसी दोस्त के साथ बैठी थी। जब वो यूकी को देखकर हिसिंग करने लगती है तो यूकी कामिंग मैजिक का यूज करके उसे नींद में चला देता है। वो दोनों बिल्लियों को उनके मालिक के पास वापस ले जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस दूसरी आवारा बिल्ली का भी ध्यान रखें। यूकी, हमें गार्गोयल को काम सिखाना है, तुम्हारी डेमोनिक एबिलिटी से स्पीडर नहीं करना। यूकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगला काम गार्गोयल को अकेले करने देते हैं। वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं जहां गार्गोयल हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू करता है। यूकी उसे वार्न करता है कि ज्यादा हर्ब्स ना तोड़े, इसलिए वो सिर्फ उतने ही लेता है जितने क्वेस्ट के लिए जरूरी थे। हर्ब्स के बाद उन्हें गॉब्लिन्स की एक टोली को खत्म करना था। सिसिलिया को चिंता हो रही थी कि क्या वो मदद करे, पर गार्गोयल ने बड़ी आसानी से उन लो लेवल गॉब्लिन्स का सफाया कर दिया। गिल्ड वापस आने पर क्रेमन गार्गोयल को उसकी मेहनत की कमाई देता है। अपने हाथ में पहली बार कमाए हुए पैसे देखकर गार्गोयल को बहुत गर्व महसूस होता है। उसे पता था कि टिल बीमार होने के बावजूद कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो कसम खाता है कि वो आगे और भी मेहनत करेगा। सिसिलिया और यूकी उसे गुड लक कहते हैं और यूकी कहता है कि वो आगे भी उसके साथ जाएगा, पर गार्गोयल मना कर देता है। उसे अब खुद पर भरोसा था कि वो शहर में अकेले मिशंस हैंडल कर सकता है। गार्गोयल के जाने के बाद यूकी सिसिलिया से गुड बाय कहने लगता है, पर सिसिलिया पूछती है कि वो अब क्या करेगा। यूकी बताता है कि वो अब खुद कुछ ए रैंक क्वेस्ट करने वाला है। कि सुनकर सिसिलिया भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। यूकी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बहाने बनाने लगता है कि सिसिलिया ने तो चर्च के कपड़े पहने हैं और ये सफर काफी लंबा और मुश्किल होगा, पर सिसिलिया हार नहीं मानती और तुरंत अपने कंफर्टेबल आउटफिट में चेंज करने के लिए निकल जाती है। सिसिलिया अपने नए आउटफिट में अब बिल्कुल तैयार थी ताकि वो यूकी के साथ उस लंबी सफर पर निकल सके। दोनों अपने अगले मिशन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सिसिलिया नोटिस करती है कि जब उन्होंने ये मिशन एक्सेप्ट किया था तो क्रेमन काफी खुश दिख रहा था। यूकी बताता है कि ए रैंक मिशंस को सॉल्व करना आसान नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि ये करंट मिशन शायद कुछ ज्यादा ही इजी है। सिसिलिया तुरंत उसे समझाती है कि अनजान इलाकों और पुराने खंडरों का सर्वे करना कितना बड़ा आर्कियोलॉजिकल काम होता है। क्या हमें कुछ खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिलेगा? सिर्फ नहीं यूकी, हमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर फोकस करना है, लड़ाई से दूर रहना है। सिसिलिया बताती है कि ये क्वेस्ट किसी बहुत बड़े क्लाइंट ने दिया है, इसलिए गिल्ड ने यूकी पर भरोसा किया है। ये सुनकर यूकी थोड़ा सीरियस हो जाता है। रात होने पर वो लोग कैंप लगाते हैं। यूकी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि वो सिसिलिया के साथ अकेला था, इसलिए वो अपने मास्क के पीछे छुपने का फैसला करता है। अपने डूइंग मोड के कॉन्फ्रेंस में यूकी कैंप के चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और जंगल से ढेर सारे फल और सब्जियां लेकर सिसिलिया को देता है। सिसिलिया उसकी स्पीड देखकर इम्प्रेस तो होती है, पर उसे अजीब लगता है कि यूकी अभी भी मास्क क्यों पहना है। यूकी, अब तो हम अकेले हैं, ये मास्क क्यों नहीं उतारते? नहीं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मिशन खत्म होने तक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी होगी। यूकी मास्क के मुंह से खाना खाने की कोशिश करके दिखाता है कि वो डिस्गाइज में भी सब कर सकता है, पर सिसिलिया के मना करने पर वो आखिरकार अपना डम मास्क उतार ही देता है। सिसिलिया उससे गर्मा गर्म सूप सर्व करती है। यूकी को खाना इतना पसंद आता है कि वो सब भूलकर उसे फटाफट खाने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो सिसिलिया के सामने कितना डेस्परेट लग रहा है, तो वो जल्दी से खाना खत्म करके वापस मास्क पहन लेता है और सोने की बात करता है। इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो? क्या तुम थक नहीं गई? अचानक सिसिलिया को टोन बदल जाता है और वो बड़े गर्व से कहती है कि वो हीरोज पार्टी की मेंबर है जिसे डीमन लॉर्ड को हराने का काम मिला था, तो ये छोटा सा क्वेस्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। यूकी उसका ये नया रूप देखकर दंग रह जाता है। तब सिसिलिया हंसती है और बताती है कि वो तो बस यूकी की तरह एक्टिंग कर रही थी। दोनों सोने चले जाते हैं। सोते वक्त सिसिलिया अपने पास्ट को याद करती है जहां राजा ने उससे शादी का एक प्रपोजल दिया था। सिसिलिया ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो अभी काफी छोटी है, पर राजा को लगा कि शायद वो यूकी की वजह से मना कर रही है। राजा ने उसे वार्न किया था कि ये प्रपोजल एक बहुत बड़े किंगडम के राजकुमार का है
इसलिए इसे मना करना आसान नहीं होगा। अगली सुबह दोनों रूइंस में पहुंचते हैं। सिसिलिया अपनी किताब से एक चमकती हुई ऑब निकालती है ताकि अंधेरे में रास्ता दिख सके। यूकी आगे बढ़ना चाहता है पर सिसिलिया उसे डराती है कि उसके भयानक मैजिक से रूइंस तबाह हो सकती हैं। यूकी उसे भरोसा दिलाता है कि वो कुछ नुकसान नहीं करेगा। कुछ देर बाद यूकी को एक कमरे में ढेर सारे मॉन्स्टर्स का पता चलता है। सिसिलिया रास्ता बदलने की बात करती है क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स को वो अकेले नहीं रोक पाएगी। तभी यूकी सिसिलिया की आंखें बंद कर लेता है और एक इल्यूजन स्फीयर छोड़ता है। सारे मॉन्स्टर्स उस स्फीयर की तरफ खींचे चले आते हैं। सिसिलिया पूछती है कि ये कौन सा स्पेल था, तो यूकी समझाता है कि ये स्फीयर लोगों को वही दिखाता है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। यूकी कहता है कि अगर वो स्फीयर दिखता तो उसे सिसिलिया दिखती और रेवन को हैप्पीनेस दिखती। मुझे तो स्फीयर में शायद एक डिलीशियस केक दिखता। यूकी तो निराश हो जाता है कि वो एक डेजर्ट से भी कम इम्पोर्टेंट है, पर वो चुपचाप आगे बढ़ता है। रूइंस के आखिरी कमरे में कुछ नहीं मिलता, बस खाली कमरा था। यूकी को दुख होता है कि कोई हिडन ट्रेजर या बॉस नहीं मिला, पर सिसिलिया वहां उगने वाले रेयर मशरूम्स देखकर ही खुश हो जाती है। वो रूइंस के दूसरे एग्जिट से बाहर निकलते हैं जहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत था। अगले दिन दोनों गिल्ड वापस आते हैं। यूकी क्रेमन के सामने अपनी बढ़िया कहानी सुनाई रहा होता है कि सिसिलिया उसे साइड करके अपने सारे नोट्स प्रेजेंट करती है। क्रेमन रिपोर्ट्स देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसे पुराने इलाकों की डिटेल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनाम के तौर पर वो उन्हें कैश से भरा एक बड़ा बैग देता है। यूकी का लिए खुश है और अब वो इस खुशी में एक पार्टी थ्रो करने की सोच रहा है। सिसिलिया यूकी की बात से अग्री तो करती है, पर वो उसे फोर्स करती है कि पहले घर चलकर वो अपना ये स्टूपिड आउटफिट चेंज करे। लेकिन जैसे ही वो दोनों यूकी के कमरे पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। टिल जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी और वो तड़पते हुए अपने प्यारे गारगोयल गाय को पुकार रही थी। टिल किसी हॉरर मूवी के भूत की तरह धीरे धीरे खड़ी होती है और यूकी और सिसिलिया से पूछने लगती है कि उसका लॉर्ड कहाँ है। इससे पहले कि वो ज्यादा डरावनी बनती, अचानक गारगोयल वहां वापस आ जाता है। गारगोयल को देखते ही टिल का सारा डर और गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी के मारे उछलकर उसकी बाहों में जा गिरती है। गारगोयल उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने शहर में अपना एक अलग कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अब एक इंडिपेंडेंट एडवेंचरर बन गया हूँ टिल। अब तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए मैजिक और खरीदने की जरूरत नहीं है। पर टिल कहाँ मानने वाली थी। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि वो ये सब सिर्फ अपने प्यार की वजह से करती है। इसके बाद वो तुरंत गारगोयल को खींचते हुए उसके नए कमरे की तरफ ले जाती है और यूकी और सिसिलिया वहां हैरानी से खड़े होने जाते हुए देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों लव बर्ड्स वहां से निकल जाते हैं, तब यूकी को आखिरकार आईने में खुद को देखने का मौका मिलता है। जैसे ही उसकी नजर अपने हुलिये पर पड़ती है, वो बुरी तरह डर जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इस ब्लैक थंडर आउटफिट में कितना अजीब और गूफी दिख रहा था। यूकी शर्म के मारे जमीन पर लेट कर रोने लगता है। सिसिलिया को उस पर थोड़ा तरस आता है और वो उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि वो आगे भी अपना डिस्गाइज पहनकर इस ब्लैक हीरो सोर्ड्समैन के साथ और भी क्वेस्ट पर जा सकती है। ये सुनते ही यूकी का मुरझाया हुआ ईगो फिर से बूस्ट हो जाता है। वो वापस अपने टिल्यू मोड में आ जाता है और सिसिलिया से वादा करता है कि वो फ्यूचर में उसे और भी ऑसम एबिलिटीज दिखाएगा। कुछ दिन बाद योकी और ड्यूक रेवन के साथ लंच के लिए बैठे होते हैं, लेकिन रेवन का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। उसकी हालत देखकर दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। योकी तुरंत गेस करता है कि बात शायद हैप्पीनेस से जुड़ी है और रेवन भी मान लेता है कि काफी टाइम से उसने मुझसे बात नहीं की। तुमने अभी तक उससे डायरेक्टली पूछा भी नहीं? नहीं, अभी वो स्टेप थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। यूकी भी अग्री करता है कि उनके रिलेशनशिप के हिसाब से वो मूव काफी हैवी है। फिर भी तीनों मिलकर बाकी लड़कियों को बुलाते हैं ताकि रेवन को एक और चांस मिल सके हैप्पीनेस के साथ टाइम स्पेंड करने का। इसी बीच यूकी क्यूरियस हो जाता है कि ड्यूक कैसे अरीन के इतना क्लोज आ गया। ड्यूक कैजुअली बताता है कि वो उसकी मैनेजमेंट ड्यूटीज में हेल्प कर रही हैं। थोड़ी देर बाद ड्यूक सबको बताता है कि वो लोग अब निकलने वाले हैं और सब अपने हैंगआउट स्पॉट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में ड्यूक कैजुअली बोलता है कि हैप्पीनेस एक नया टूरिस्ट स्पॉट देखना चाहती है, लेकिन ये सुनते ही सिसिलिया थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है और रेवन भी सजेस्ट करता है कि कहीं और चलते हैं, लेकिन हैप्पीनेस उन सब की बात को ठंडे तरीके से रिजेक्ट कर देती है। जब हैप्पीनेस अपनी बात से नहीं हिलती, रेवन लिटरली सबको रोकने की कोशिश करता है। सिसिलिया भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन योकी और हैप्पीनेस दोनों उन्हें बाईपास करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार वो टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें हीरो पार्टी के 4 स्टैचूज दिखते हैं जो किंग के ऑर्डर पे उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए थे। असल में रेवन और सिसिलिया बस अपने ही स्टैचूज देखने में ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसीलिए वो बार बार जगह चेंज करने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब लोग आइसक्रीम लेने चले जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। बाकी 4 लोग अलग बेंचेस पर बैठ जाते हैं ताकि रेवन और हैप्पीनेस को थोड़ा अकेला टाइम मिल सके। लेकिन तभी कुछ नाइट्स वहां आ जाते हैं जो उनके ऑफ ड्यूटी कैप्टन के पास रुकते हैं।
वाइस कैप्टन बताता है कि उसने पहली बार रेवन की आवाज सुनी है और ये बात सुनकर सब सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स रेवन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर हैप्पीनेस तुरंत उसके लिए खड़ी हो जाती है। तभी ड्यूक भी आता है और वाइस कैप्टन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बदले की भावना से रेवन का और मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वो हमेशा दूसरों के पीछे छुप कर रहता है। हैप्पीनेस गुस्से में है, लेकिन रेवन उस बात से अंदर तक हर्ट हो जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। योकी और ड्यूक तुरंत उसके पीछे भागते हैं, लेकिन रेवन इतनी स्पीड से शहर में घूमता है कि वो दोनों उसे खो देते हैं। रास्ते में योकी हैरान होता है कि रेवन इतना ऑफेंड हो गया कि हैंगआउट ही छोड़ दिया। तब ड्यूक समझाता है कि वाइस कैप्टन ने एक पूरा ग्रुप बना लिया है जो रेवन के अगेंस्ट है, क्योंकि वो एक म्यूट कमांडर के अंडर रहना पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों रेवन को एक शांत गली में बैठा हुआ पाते हैं। वो उससे वापस चलने के कहते हैं, लेकिन रेवन डाउट करता है कि क्या कोई उसके साथ रहना भी चाहता है। ड्यूक गुस्से में वहां से चला जाता है और योकी रेवन के पास बैठकर उससे पूछता है कि वो इतना सेंसिटिव क्यों हो गया है। तब रेवन अपनी बात खोलता है, कहता है कि वो हमेशा हैप्पीनेस के लिए एक बर्डन रहा है और उसके पास एक बड़ा सीक्रेट है जो वो शेयर करना चाहती है। वो ये भी कहता है कि काश उसमें योकी जैसा कॉन्फिडेंस होता। ये सुनते ही योकी अपना डुलू मोड ऑन करता है और सच बताता है कि वो बस एक कॉन्फिडेंट मास्क पहनता है अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए। योकी उससे उठने के लिए कहता है और उसकी बातों से रेवन को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। आखिरकार वो खड़ा होता है और वापस चलने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों ग्रुप के पास लौटते हैं। रेवन सबसे अपोलोजाइज करता है और हैप्पीनेस उसे माफ कर देती है। ड्यूक सजेस्ट करता है कि सब मिलकर शॉपिंग चलते हैं और सब मार्केट की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक हैप्पीनेस मैंशन से गायब हो जाती है। सिसिलिया सबको इन्फॉर्म करती है और एक लेटर दिखाती है जो हैप्पीनेस छोड़कर गई है। उसमें बस इतना लिखा होता है कि कुछ दिन बाद फॉरेस्ट में मिलना, लेकिन कौन सा फॉरेस्ट वो मेंशन नहीं होता। ये कौन सा फॉरेस्ट है? मुझे पता है। रेवन टेंशन में है, लेकिन उसे हैप्पीनेस पे इतना ट्रस्ट है कि वो मानता है कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। इसके बाद योकी, ड्यूक और सीड प्राइवेटली हैप्पीनेस से मिलते हैं, जहां वो बताती है कि वो रेवन को अपनी असली आइडेंटिटी बताना चाहती है। ड्यूक उसे वार्न करता है कि अगर रेवन उसे D1 होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो वो उसे खो भी सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेवन उसका पास्ट इन्वेस्टिगेट करेगा, जिससे सबकी पीसफुल लाइफ खतरे में आ सकती है। फिर भी तीनों उसके लिए रिस्क लेने को रेडी होते हैं। सीक उसे गुड लक विश करता है और हैप्पीनेस इमोशनल हो जाती है। योगी भी अपना सपोर्ट देता है और वो सबका शुक्रिया करती है। इसी बीच रेवन शहर में चल रहा होता है, तभी वाइस कैप्टन और उसके लोग फिर से उसके पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार रेवन चुप नहीं रहता। तुम हमेशा मुझे ही क्यों टारगेट करते हो? जब वाइस कैप्टन माफी नहीं मांगता, रेवन अपनी अथॉरिटी दिखाता है और सीधा थ्रेटन करता है कि अगर उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो उसकी पोजीशन बदल देगा। ये सुनकर वाइस कैप्टन शॉक हो जाता है और फाइनली रिस्पेक्ट के साथ माफी मांगता है। एक महीने बाद वो दिन आ ही जाता है जब रेवन फॉरेस्ट में हैप्पीनेस से मिलने वाला होता है। सिसिलिया टेंशन में है, लेकिन योकी कहता है कि अब सिर्फ वेट ही किया जा सकता है। योकी के जानने के बाद सिसिलिया से उसके मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि अभी योकी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, इसलिए वो उसे और बर्डन नहीं देना चाहती। सिलिया कहती है कि योकी को वैसे भी पता चल जाएगा क्योंकि उसका अरेंज हस्बैंड शहर में आ चुका है। इस पर सिलिया क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ किंग के ऑर्डर पर उस आदमी से मिल रही है और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगा वो उसे रिजेक्ट कर देगी। सिलिया डाउट करती है कि क्या वो सब योकी के लिए कर रही है, लेकिन सिलिया कैजुअली एक्ट करती है जैसे ये सब सिर्फ उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए हो। जब सिसिलिया फिर से एक्सक्यूजेस देने लगती है, तब सिलिया सीधा बोल देती है कि अगर उससे योकी पसंद नहीं होता तो वो इस बात को छुपाने की जरूरत ही नहीं समझती। इतना कहकर सिलिया उसे गेट पर अकेला छोड़ देती है ताकि वो खुद अपने इमोशंस को समझ सके। इधर दूसरी तरफ योकी शहर में वॉक कर रहा होता है, तभी उसका सामना रेवन से होता है जो इस बार काफी सीरियस लग रहा होता है और उसके आसपास एक हेवी इंटिमिडेटिंग ऑरा फील हो रहा होता है। बिना कुछ कहे रेवन एक फेदर योकी की तरफ फेंकता है जो सीधा ये रिवील करता है कि अब उसे हैप्पीनेस की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। उसके बाद रेवन योकी को एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट में ले जाता है, जहां पहुंचते ही वो सीधा डिक्लेयर करता है कि वो योकी को मारने वाला है। ये सुनते ही योकी क्लियरली शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है रेवन के अटैक्स के लिए। तुम इतना एक्सट्रीम क्यों जा रहे हो? तुमने हैप्पीनेस को हर्ट किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। रेवन तुरंत अटैक करता है, लेकिन योकी उसके मूव्स को ब्लॉक करके काउंटर करता है। फिर रेवन हवा में जंप करके एक मैजिक ब्लेड लॉन्च करता है जो ग्राउंड पर हिट होते ही धुआं फैला देता है। कुछ सेकंड्स के लिए योकी धुंध में गायब हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल सेफ बाहर निकलता है और अर्थ मैजिक यूज करके रेवन को ट्रैप कर देता है। लेकिन रेवन इजीली उस ट्रैप को तोड़ देता है और फिर से चार्ज करता है। योकी को ये देखकर थोड़ा शॉक होता है कि रेवन काफी स्ट्रांग हो चुका है। जब दोनों मिड एयर क्लैश करते हैं तब रेवन सडनली नोटिस करता है कि योकी का बॉडी डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम वही हो ना, डीमन लॉर्ड के पैलेस वाले? ये सब छोड़ो, हैप्पीनेस के साथ क्या किया तुमने? रेवन जवाब देने से मना कर देता है और फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार योकी इजीली डॉज करके उसके पीछे अपीयर होता है और उसे जोर से किक मार देता है। रेवन रिकवर भी नहीं कर पाता कि योकी एक पावरफुल डार्क अटैक लॉन्च कर देता है जो उसे कंप्लीटली ओवरवेलम कर देता है।
रेवन गिर जाता है लेकिन फिर भी वो हार मानने से मना कर देता है। यूकी कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि वो इतना जिद्दी क्यों बन रहा है। तब फाइनली रेवन सच बताता है, मैं ये सब हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ, उसके फेदर्स तुमने तोड़ दिए थे। रेवन ये भी बताता है कि खुद हैप्पीनेस ने उसे कहा था कि वो यूकी को बीट करे। ये सुनकर यूकी बिल्कुल स्टन रह जाता है। क्या उसने खुद बोला? रेवन फिर से अपनी सॉर्ड उठाता है लेकिन यूकी चिल्लाता है कि अगर वो हिट हो गया तो सच में मर जाएगा। तब रेवन बोलता है कि वो सॉर्ड की ब्लंट साइड से मारेगा। आखिरकार योकी उसकी सॉर्ड को किक करके दूर गिरा देता है और रेवन फाइट छोड़ देता है। तब योकी तुरंत बुलाता है हैप्पीनेस को क्योंकि उसे ऑलरेडी फील हो रहा होता है कि वो आसपास ही है। और सच में वो एक ट्री के पीछे से सामने आ जाती है, हल्का सा टीज करते हुए। सरप्राइज, मुझे बेवकूफ बना दिया तुम लोगों ने। दोनों रेवन और हैप्पीनेस अपनी प्रैंक के लिए माफी मांगते हैं। फिर योकी उनसे पूछता है कि उनका रिलेशनशिप अब कैसा चल रहा है। रेवन बताता है कि ड्यूक उसे एक अजीब फॉरेस्ट में ले गया था और वहां अकेला छोड़ दिया, जहां उसने हैप्पीनेस को बुलाया। वो सामने आई और उसका शुक्रिया अदा किया। रेवन ने पूछा कि फॉरेस्ट ही क्यों? तो हैप्पीनेस ने बताया कि ये वही जगह है जहां उसकी जर्नी शुरू हुई थी और वो चाहती है कि सब कुछ यहीं खत्म हो। हैप्पीनेस दिल से बताती है कि वो उसे कितना खुश करती है और चाहती है कि वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताए। रेवन एग्री करता है और उसके पास आने लगता है लेकिन हैप्पीनेस उसे रोक देती है और फाइनली अपना ट्रू हैप्पी फॉर्म दिखा देती है। उसके बुक्स देखकर रेवन शॉक हो जाता है। हैप्पीनेस डर के साथ कन्फेस करती है कि वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपाने से थक चुकी थी और उसे डर था कि सच जानने के बाद उनका रिलेशन टूट सकता है। रेवन कुछ देर सोचता है, फिर उससे हक कर लेता है और माफी मांगता है कि उसने उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। हैप्पीनेस चुप हो जाती है लेकिन अंदर से खुश होती है कि रेवन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। रेवन कहता है कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हैप्पीनेस भी एग्री करती है और दोनों थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी यूकी इरिटेट होकर बीच में ही स्टोरी कट कर देता है। उसे उनकी ओवरली रोमांटिक बातें सुनने का मन नहीं होता। बस करो यार, हैप्पी एंडिंग मिल गया फिर भी मुझे पीट दिया। दोनों चुप हो जाते हैं लेकिन यूकी इतनी इजीली माफ नहीं करता। वो दोनों को चैन से बांध देता है और ग्राउंड पर सील कर देता है ताकि वो और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अगले दिन यूकी सिसिलिया से मिलने जाता है। वो खुश होता है कि उसके फ्रेंड्स का मैटर सॉल्व हो गया लेकिन सिसिलिया थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही होती है और ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। मैं कुछ टाइम बिजी रहने वाली हूँ, शायद हम उतना मिल नहीं पाएंगे। यूकी कैजुअली बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो युगा के लिए मिशन पर शहर छोड़ने वाला है। ये सुनकर सिसिलिया सडनली जेलस हो जाती है कि यूकी इतनी आसानी से उसके बिना टाइम किसी और के साथ स्पेंड कर लेगा। तभी रेवन और हैप्पीनेस रूम में घुस आते हैं। सिसिलिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे प्रैंक के बारे में कुछ पता नहीं होता और यूकी तुरंत मैंशन से भाग जाता है। रेवन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हैप्पीनेस उसका हाथ पकड़ती है और दोनों मिलकर यूकी के पीछे जंप कर जाते हैं। भागते हुए भी यूकी पीछे मुड़कर हैप्पीनेस को विश करता है और रेवन एडमिट करता है कि उन दोनों पर यूकी का एहसान है क्योंकि उसने उनके बीच का डिस्टेंस खत्म करने में हेल्प की। अगले दिन जब हीरो युगा और यूकी माइन की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहां फैन गर्ल्स का एक बड़ा ग्रुप युगा को घेर लेता है। यूकी बिना वक्त बर्बाद किए युगा को एक हाथ से उठाता है और भागते हुए उसे कैरेज के अंदर फेंक देता है और ड्राइवर को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। कार के अंदर युगा अपनी सांसें काबू में कर ही रहा होता है कि यूकी का गुस्सा फूट पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी सफर नहीं करने वाला, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, मेहरबानी करके मेरे लिए नई मुसीबतें खड़ी करना बंद करो। दूसरी तरफ सिसिलिया पर एक पॉलिटिकल मैरिज मीटिंग में जाने का दबाव बनाया जा रहा होता है। मेड्स उसे एक बेहद खूबसूरत आउटफिट पहनाती हैं ताकि वो एक्वेरियन फैमिली के नाम को सही से रिप्रेजेंट कर सके। तभी मेकाना और टील वहां से सिसिलिया से मिलने पहुंचते हैं। मेकाना शुरुआत में हीलिंग मैजिक के बारे में कुछ पूछना चाहती थी पर सिसिलिया को एक प्रॉपर नोबल लेडी की तरह तैयार देखकर वो हैरान रह जाती हैं। ये सब क्या है सिसिलिया, तुम ऐसे क्यों तैयार हुई हो? मैं एक पॉलिटिकल मैरिज मीटिंग के लिए जा रही हूँ। क्या तुम सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि किंग ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ मेकाना जब उस लड़के के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो सोल ग्रेट हार्ट है जो ल्यूमिनारिया से हीरोज पार्टी का एक मेंबर है। 3 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सिसिलिया और सोल की मुलाकात होती है। सोल को याद आता है कि वो पहले भी डीमन लॉर्ड को हराने के बाद हुई सेलिब्रेशन में मिल चुके थे। किंग डार्ट्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी दिलचस्पी शादी में नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग में है, पर इस सुकून भरी चाय का मजा हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि तुमने डीमन लॉर्ड को हराने में मदद की थी। नहीं, इसका सारा क्रेडिट हीरो को जाता है, उन्होंने ही ये सब मुमकिन किया। सोल तभी एक दूसरे देश के हीरो का जिक्र करता है जो फिलहाल कैद में है। तो उसे ये बात पसंद नहीं थी कि हर देश की अपनी अलग हीरो पार्टी है क्योंकि राजा लोग अक्सर ग्लोरी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सिसिलिया भी उसकी बात से सहमत दिखती है। किंग डार्ट्स ने मेरा प्रपोजल इसलिए माना क्योंकि वो समझते हैं कि इससे पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। हमारी शादी ल्यूमिनारिया और क्लैरिनेस की एकता
का सबूत बनेगी। ये कहते हुए सोल अपने घुटनों पर बैठ जाता है और पीस के नाम पर सिसिलिया को प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यूगा और योकी माइन पहुंच चुके होते हैं, जहां माइनर्स उन्हें मॉन्स्टर्स का नेस्ट दिखाते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा क्यूट थे कि उन्हें मॉन्स्टर कहना भी मुश्किल था। उन्हें देखकर यूगा, योकी और वहां के माइनर्स सबका दिल पिघल जाता है। देखिए, यही वजह है कि हमने आपको बुलाया है। हम इन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। कृपया कोई रास्ता निकालिए। योकी, तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा कोई प्लान नहीं है। क्या? बिना सोचे समझे इतने कॉन्फिडेंस से ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? मुझे लगा प्लानिंग और सोचने का काम तो तुम ही करोगे ना। कहानी वापस सिसिलिया पर शिफ्ट होती है, जहां सोल के प्रपोजल को लेकर वो काफी उलझन में थी। सोल के काफी समझाने के बाद भी वो उसे साफ मना कर देती है। सोल हार नहीं मानता और एक लंबा बोरिंग भाषण शुरू कर देता है कि कैसे नोबल्स को दूसरे देशों के बारे में सीखना चाहिए ताकि युद्ध को रोका जा सके। वो सिसिलिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने देश के बारे में और बताए। सिसिलिया एक पोलाइट स्माइल के साथ मान जाती है। रात के वक्त माइन के पास कैंपफायर के सामने बैठे हुए यूगा योकी से सिसिलिया की शादी के बारे में सलाह मांगता है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। मैंने उसे तुरंत मना करने को कहा था, पर वो कहती है कि किंग का ऑर्डर है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने तो मुझे कह दिया कि मैं जाकर किंग से बहस करूं। मैं कभी नहीं चाहता कि सिसिलिया की ऐसी कोई अरेंज मैरिज हो, और खासकर उस सोल से तो बिल्कुल नहीं। तभी यूकी अचानक खड़ा होता है और युगा से कहता है कि इस क्वेस्ट को अब वो अकेला ही हैंडल करे, और वहां से तेजी से निकल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है और खुद को कोस रहा होता है कि सिसिलिया ने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। भागते वक्त उसे चोट भी लगती है, पर वो रुकता नहीं और आखिरकार अपने डीमन विंग्स निकालकर तेजी से उड़ने लगता है। अगले दिन मिकाना यूगा से मिलने पहुंचती है, पर वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सामने आधे नंगे माइनर्स खड़े थे। यूगा तुरंत पीछे से आता और उसे देखकर काफी राहत महसूस करता है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मिकाना। योकी तो रिश्ते की बात सुनते ही पागलों की तरह यहाँ से भाग गया और मुझे इस सारी मुश्किल में अकेला छोड़ गया। दूसरी तरफ सिसिलिया अपने हाथों से बनाए हुए कुकीज लेकर ऑर्फनेज पहुंचती है और सॉल भी उसके साथ होता है। बच्चों उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ट्रीट्स एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक बच्चा सॉल के पास आकर उसके बारे में पूछता है। मैं इस होली मदर का हेल्पर हूँ। सॉल पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते हुए बिताता है। शाम को जब वो कैरेज में वापस जा रहे होते हैं तो सिसिलिया उसका शुक्रिया अदा करती है, पर सॉल कहता है कि उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कि बच्चों को ऐसे गोद में उठाना और उनके साथ खेलना इतना अच्छा लगता है। मेरा पूरा बचपन सिर्फ पढ़ाई और तलवार की ट्रेनिंग में बीता है, इसलिए मुझे लोगों से मिलने जुलने का मौका ही नहीं मिला। पर हीरो पार्टी ज्वाइन करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और अब मैं लोगों की खुशियों की रक्षा करना चाहता हूँ। सिसिलिया तभी यूकी का जिक्र करती है, उसकी आइडेंटिटी छुपाते हुए, और बताती है कि कैसे वो एक ताकतवर शख्स हमेशा दूसरों की मदद करता है। जब भी वो उसे कहती है, वो मानती है कि वो उसके साथ खड़ा होना चाहती है। सॉल भी कहता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसे वो आइडल मानता है। जाते वक्त सॉल कहता है कि वो कल का इंतजार करेगा ताकि वो सिसिलिया के देश के बारे में और जान सके। उस रात अपने कमरे में सिसिलिया खुद पर गुस्सा होती है कि वो इस मामले में और उलझती जा रही है और वो सॉल को साफ मना क्यों नहीं कर पाई। वो यूकी के बारे में सोचती है और उसे याद आता है कि यूकी ने कहा था कि वो काबिल बनने के बाद उसे फिर से प्रपोज करेगा। वो सोचने लगती है कि क्या नए दोस्त बनने के बाद भी यूकी उसके लिए वैसे ही महसूस करता होगा। वहीं दूसरी तरफ यूकी अभी भी उठ रहा होता है और प्लान बनाता है कि वो इनविजिबल होकर सीधा सिसिलिया के घर जाएगा। पर अचानक उस पर कहीं से हमला होता है और वो एक छत पर जा गिरता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है। क्या तुम रात के अंधेरे में इंसानों का शिकार करने निकले हो? मैं हूँ बीस्ट ऑफ ब्लू फायर। मैं अपनी इंसाफ की लपटों से हर बुराई को जलाकर राख कर दूंगा। वो लगातार यूकी पर हमला करता है। यूकी वहां वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और उड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहां और नाइट्स आ जाते हैं और एक वांटेड डीमन को देखकर उस पर हथियार फेंकने लगते हैं। मजबूरन यूकी को वहां से पीछे हटना पड़ता है। वो मायूस होकर सोचने लगता है कि शायद एक डीमन होने की वजह से उसे सिसिलिया से दूर रहना चाहिए। मैंशन में सोफिया सिसिलिया को क्लेमैन का भेजा हुआ एक नोट मिलता है, जिसे पढ़ते ही सिसिलिया परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ योगी जंगल में अकेला बैठा है, खुद को कोस रहा होता है कि वो एक डीमन क्यों बना। उसे भी क्लेमैन का मैसेज मिलता है और पता चलता है कि द मैजिक स्वॉर्ड्समैन ऑफ ब्लैक लाइटनिंग अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, यानी वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगले दिन ड्यूक पाकी नाइट्स को डीमन की घुसपैठ के बारे में बताता है। जैसे ही यूकी गेट से अंदर आता है, सिसिलिया की नजर उस पर पड़ती है और तुरंत उसके पास भाग कर जाती है। तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सिसिलिया उसे हील करने लगती है। तभी सॉल वहां पहुंचता है और उसके बारे में पूछता है। मैं बस एक भटकता हुआ एडवेंचरर हूँ जिसकी इस लेडी ने पहले बहुत मदद की है। मैं सॉल हूँ और मैं सिसिलिया का मंगेतर बनने वाला हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें भूल जाओ, चाहे तुम इन्हें कितना भी पसंद क्यों ना करते हो। सिसिलिया इस बात के लिए यूकी से माफी मांगती है, पर यूकी माफी मांगते हुए वहां से निकलने लगता है कि उसने इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग में खलल डाला है। जैसे ही वो जाने लगता है, रेवन और ड्यूक उसे पकड़ लेते हैं और वांटेड पोस्टर दिखाते हैं, जिसमें वही डिस्गाइज था जो यूकी अक्सर अपने मिशंस में यूज करता था। मैं पहले ही बहुत सीरियस हूँ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद ड्यूक सभी लड़कों को एक जगह जमा करता है और उन्हें एक नई मुसीबत के बारे में बताता है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि अज़्योर फ्लेम नाम का एक लड़का पूरे शहर में हंगामा मचा रहा है। जब बाकी लड़के उस शख्स को पहचान नहीं पाते तो वो ड्यूक से पूछते हैं कि आखिर उसने किस तरह की परेशानी खड़ी की है।
जी अज़ूर फ्लेम हमेशा एक नेक इंसान बनने का दिखावा करता है और हर किसी की मदद करने निकल पड़ता है। ये सुनकर योकी काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उससे लगता है कि लोगों की मदद करना तो एक अच्छी बात है। तभी क्रेमन बीच में बोलता है और समझाता है कि नए एडवेंचरर्स के लिए छोटे मोटे काम बहुत मायने रखते हैं। अगर हर कोई मुफ्त में मदद करने लगेगा तो एडवेंचरर्स गिल्ड की कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से ये अज़ूर फ्लेम जो भी करता है उसमें बुरा है। वो हर काम को बिगाड़ देता है जिसके वजह से लोग गिल्ड में आके शिकायत करते हैं। मैं इस फालतू के पेपर वर्क से थक चुका हूँ। योगी को लगता है कि शायद वो कोई बुरा एडवेंचरर है, पर क्रेमन मना कर देता है। क्रेमन जिद करके योगी को उस गड़बड़ करने वाले को पकड़ने के लिए राजी कर लेता है। योगी धीरे धीरे में मान तो जाता है क्योंकि उससे लगता है कि इस बहाने उसका ध्यान सिसिलिया की यादों से हटा रहेगा। ठीक है, मैं ये काम करूंगा, कम से कम मेरा ध्यान तो कहीं और लगेगा। मिशन शुरू करने के लिए योगी अपना मैजिक स्वर्ड्समैन वाला आउटफिट पहन लेता है क्योंकि अज़ूर फ्लेम ने बिल्कुल वैसा ही कपड़ा पहनकर योगी की रेपुटेशन खराब कर दी थी। वो रेवन के साथ शहर में पेट्रोलिंग शुरू करता है ताकि अपना नाम साफ कर सके। रास्ते में एक बूढ़ी औरत योगी को वही अनाड़ी अज़ूर फ्लेम समझ लेती है तो वो उनकी गार्डन में मदद करके उनका कंफ्यूजन दूर करता है। इसके बाद वो एक छोटी बच्ची का खोया हुआ पेट ढूंढने में मदद करता है और गाय को उसके गार्डन के लिए जरूरी पौधा देता है। काफी देर काम करने के बाद योगी थक जाता है और रेवन के साथ एक गली में ब्रेक लेने रुक जाता है। योगी सोचता है कि आखिर उस नकली अज़ूर फ्लेम को ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए, पर मैं एक ऐसे शैतान की तलाश में हूँ जो छुपकर शहर में घुसा है। ये सुनकर योगी पूरी तरह दंग रह जाता है। रेवन उसके रिएक्शन को देख के समझ जाता है कि योगी ही वो शैतान है जो भेष बदल कर यहाँ रह रहा है। योगी तुरंत बात पलट देता है और कहता है कि वो सिसिलिया के रिश्ते की बात सुनकर परेशान है जो पड़ोसी देश के राजकुमार से होने वाली है। वो एक रॉयल डिग्री है रेवन, मुझ जैसे आम इंसान का उस तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? यूकी बताता है कि सिसिलिया ने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। उससे ये सब तब पता चला जब ये बात पब्लिक हो गई। उसे लगता है कि वो कभी उसके इतने करीब नहीं था कि उसके प्यार के लिए लड़े। साथ ही उससे लगता है कि सिसिलिया कभी एक डीमन को पसंद नहीं करेगी। पर रेवन का मानना है कि सिसिलिया योकी के साथ हमेशा खुश रहती है। योकी इन सब बातों को एक सपना समझ के साइड में रखता है और मिशन पे फोकस करता है। दूसरी तरफ सिसिलिया की हवेली में वो सीख और हैप्पीनेस की बनाई हुई चाय पी रही होती है। वो योकी की शुक्रगुजार है कि उसने इन बच्चों से मिलवाया। थोड़ी देर बाद हैप्पीनेस सिसिलिया के कमरे में जाती है जहाँ सिसिलिया योकी के लिए फिक्रमंद होती है। मैंने सुना है कि एक शैतान जख्मी हालत में शहर में घुसा है। मुझे डर है कि कहीं वो योकी ना हो। सिसिलिया को लगता है कि शायद उसकी शादी की बात ने योगी को इतना चोट पहुंचाए कि वो अब उससे मिलना ही नहीं चाहता। तभी हैप्पीनेस उसके पीछे आती है और उसे नादान होने के लिए डांटती है। वो समझाती है कि योगी आज भी उसके लिए पागल है, पर सिसिलिया इसके जज्बातों को नजरअंदाज कर रही है। तुम उसके दिल को कितनी चोट पहुंचा रही हो, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता? सिसिलिया को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी सोफिया कमरे में आकर बताती है कि अज़ूर फ्लेम फिर से शहर में दिखा है। शहर में एक लड़की चीखती है क्योंकि एक चोर उसका पर्स लेके भाग रहा होता है। तभी फिस्ट ऑफ अज़ूर फ्लेम डाकू को सजा देने पहुंचता है, लेकिन जब वो अपनी नीली आग से हमला करता है तो चोर के बजाय उस बेचारी लड़की का पर्स ही जल जाता है। वो वॉरियर डाकू को खत्म करने ही वाला होता है। तभी भेस बदलकर सिसिलिया वहां पहुंचती है और उसे सवाल करती है, मैं इंसाफ का देवता हूँ, एक हीरो हूँ। तुम हीरो नहीं सिर्फ तबाही मचा रहे हो, और तुमने ब्लैक थंडर की आउटफिट की नकल करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिसिलिया साफ कह देती है कि वो ब्लैक थंडर की लेगेसी खराब नहीं होने देगी। अज़ूर फ्लेम को हैरानी होती है कि वो दूसरे हीरो की इतनी फिक्र क्यों कर रही है। इससे पहले कि वो जवाब देती, असली ब्लैक थंडर यानी योकी घबराया हुआ सिसिलिया के पीछे आके खड़ा हो जाता है। योकी, अब तुमने वो सब सुन लिया जो मैंने अभी कहा? हाँ, मैंने सब सुन लिया। मैं बस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी हो। योकी उससे पूछता है कि वो उसके सम्मान के लिए क्यों लड़ी, तो सिसिलिया कहती है कि उस जैसे नेक इंसान को सपोर्ट की जरूरत है। जब योकी उसका शुक्रिया अदा करता है तो अज़ूर फ्लेम जलन के मारे उन पर हमला करने की कोशिश करता है। योकी बड़ी आसानी से अज़ूर फ्लेम के हमले को डॉज कर लेता है और उसे एक लेक्चर देने लगता है कि एक इडियट मेन कैरेक्टर की तरह कैसे बिहेव किया जाता है। इससे पहले कि योकी अपनी बातों से खुद को और ज्यादा एम्बैरस करता, सिसिलिया उसे ये फालतू की बातें बंद करने के लिए रोक देती है। दोनों को इतना करीब देखकर अज़ूर फ्लेम हैरान होता है। ये मैजिक स्वॉर्ड्समैन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? मैं हूँ ब्लैक थंडर मैजिक स्वॉर्ड्समैन और ये सिसिली मेरी सबसे प्यारी पार्टनर है। ये सुनकर अज़ूर फ्लेम को उनके रिश्ते का अंदाजा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसमें आखिर किस चीज की कमी है। फिर वो योकी को हराने की कसम खाता है, जिसे सुनकर सिसिलिया कंफ्यूज हो जाती है, पर योकी बिना कुछ कहे मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोनों हवा में उड़ते हुए खाली जगह पहुंचते हैं ताकि आम लोगों को चोट ना पहुंचे। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते ही दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। अज़ूर फ्लेम अपने इनफिस्ट फ्लेम अटैक से शुरुआत करता है, पर योकी उसे डॉज करके सीधा उस पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे के हमलों से बचते हुए थोड़ी दूरी बनाते हैं। योकी उसकी कमजोर मैजिक का मजाक उड़ाता है, पर अज़ूर फ्लेम कहता है कि अभी उसने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है।
मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है, जीत मेरी ही होगी। सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई सबसे बड़ा हीरो नहीं बन जाता। मुझसे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरी नकल करके मेरी जगह क्यों लेना चाहते हो। तभी अजोर फ्लेम बताता है कि वो ब्लैक थंडर को अपना आइडल मानता है। जब उसने पहली बार शहर में लोगों को उसके लिए चीयर्स करते देखा, तभी से उसने वैसी ही शोहरत पाने के लिए उसकी नकल शुरू कर दी थी। योकी ये सुनकर उससे अपना सब कुछ झोंक देने को कहता है। अजोर फ्लेम काफी ताकतवर हमले करता है पर योकी को हरा नहीं पाता। क्या तुम सच में मेरे जैसा बनना चाहते हो? तुम सिर्फ एक ड्यूलू इडियट हो जो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है। तुम खुद शहीनी कपड़े पहनकर पूरे शहर में ऑरा दिखाते फिरते हो ताकि तुम्हारा नाम हो सके। योगी समझाता है कि वो ये आउटफिट सिर्फ इसलिए पहनता है क्योंकि ये कूल लगता है और इस भेस में वो अपनी असली फितर छुपा कर रह सकता है। वो अजोर फ्लेम से कहता है कि किसी की नकल करने की बजाय उसे अपनी खुद की राह ढूंढनी चाहिए। यह सुनकर अजोर फ्लेम खामोश हो जाता है और योगी को लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, पर तभी सिसिलिया वहां जाती है। सिसिलिया दोनों को जोर से डांटने लगती है। एक पल में योगी का सारा ऑरा गायब हो जाता है और वो अजोर फ्लेम से कहता है कि इस खड़ूस ऑल्टी के सामने घुटनों पर बैठ जाए। दोनों बच्चों की तरह नीचे बैठ जाते हैं और सिसिलिया उन्हें शहर में हंगामा मचाने के लिए लेक्चर देने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। मुझे हमेशा लगा कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन मुझ पर हावी है। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, इसका इस्तेमाल पहले खुद के लिए करो जब तक तुम इसे कंट्रोल करना ना सीख जाओ। तभी क्रेमैन नीचे से चिल्लाकर योकी को याद दिलाता है कि उसे अजोर फ्लेम को अरेस्ट करना है। अजोर फ्लेम कहता है कि उसकी आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट है, तो योकी उसे भगा देता है और शहर वालों के सामने झूठ बोल देता है कि उसने बुराई को खत्म कर दिया है। वो सारे नुकसान का हर्जाना क्रेमैन से लेने को कहता है, जिस पर क्रेमैन गुस्से में योकी को गालियां देने लगता है। शहर में फायरवर्क्स के साथ जश्न शुरू हो जाता है और योकी सिसिलिया को अपनी बाहों में उठाकर एक पुरानी टावर पर ले जाता है। सिसिलिया को वो दिन याद आता है जब वो पहली बार मिले थे और वो एक डेमन से डर गई थी। योकी कन्फेस करता है कि वो अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो मैं पूरी जिंदगी पछतावे में निकाल दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिसिलिया। सिसिलिया सरप्राइज हो जाती है और सोचने का थोड़ा वक्त मांगती है। दूसरी तरफ युगा और मिकाना भी सिसिलिया की प्रपोजल को लेकर परेशान है। अगले दिन सिसिलिया राजकुमार सोल से मिलती है जिसने उसे प्रपोज किया था। सोल को पहले से पता होता है कि सिसिलिया किसी और से प्यार करती है। तुम ब्लैक थंडर से प्यार करती हो ना? मैं भी एक दिन असली योगी से मिलना चाहता हूँ। सिसिलिया को एहसास होता है कि सोल ही असली अजोर फ्लेम है। उसके जाने के बाद योगी वह पहुंचता है और उसे सारी बात पता चलती है। प्रपोजल खत्म होने के बाद योगी फिर से अपने जज्बात जाहिर करता है। सिसिलिया मुस्कुराकर खड़ी होती है और इकरार करती है कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों करीब आते हैं पर शादी से पहले ज्यादा करीब आना उन्हें हकवर्ड लगता है, इसलिए वो सिर्फ गले मिलते हैं। फिर दोनों सुकून से बैठकर चाय पीते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। अब इसका सीजन 2 जैसे ही आएगा मैं उसकी वीडियो सबसे पहले लेकर आ जाऊंगा। लेकिन भाइयों, अभी तो असली मजा शुरू होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एनिमेस के नए सीजन्स रिलीज हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब नए सीजन्स को ही एक्सप्लेन करना शुरू करूं, जैसे कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, मुशोकु टेंसेई, जॉबलेस रीइंकार्नेशन और हम सबका फेवरेट दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सा एनिमे सबसे पहले चाहिए। जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी वीडियो उसी पर आएगी। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।